जय हिंद। देखिए बहुत बहुत आप लोग को भी तकलीफ हुआ एप्लीकेशन को लेकर। एक्चुअली ये क्लास तो एप्लीकेशन पे ही हो रही है। बात समझिए बाबू, आप लोग प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अब एक साथ में 2 लाख लड़कों का एडमिशन है, उससे ज़्यादा लड़के हो गए। अब देखिए एडमिशन भी क्लोज हो गया, नहीं हो पा रहा है। इसके बाद मेल वाला फ़ोन कर करके लड़के परेशान कर दिए हैं। इस वजह से थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जा रहा है, इसलिए आपका क्लास ना रुके। हम यूट्यूब पे भी आ जाते हैं और इस पे भी आ जाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ नया नया होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। 1 से 2 दिन में ये पूरा सही हो जाएगा। फिर आपको ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे एकदम ये आपके एप्लीकेशन पे एकदम सीरियली मिलेगी। अब आपको PDF भी मिल जाएगा, जहाँ तक का पढ़ाए हैं वहाँ तक का। अब जैसे PDF देखिए कैसे मिलेगा, आपको 2 टाइप का PDF मिलेगा। पहला जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे PDF मिलते जाएगा। जैसे भाग 3 पढ़ा रहे हैं तो भाग 3 का PDF मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरी पॉलिटी के मिलेगा, नहीं। जब पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे तो फिर एक पूरी पॉलिटी का मिलेगा। इससे क्या आएगी, पूरा पॉलिटी मिल जाने से आपको किसी मतलब का नहीं रहेगा जब तक आप जानेंगे नहीं। फिर जैसे जैसे पार्ट कंप्लीट होते जाएंगे आपको टेस्ट के लिए आपके क्वेश्चन मिलते जाएंगे। आपको हम इससे पहले जो YouTube पर क्लास लिए थे उसमें हम आपको आर्टिकल 21 तक बता दिए थे, यहाँ तक समझ गए थे। अब जरा एक बात बताइए, आर्टिकल 21 क्या कहता है। आपको वहाँ तक पढ़ाए थे तो आर्टिकल 21 कहता है कि हमारे पास प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। हमसे कोई हमारी जान नहीं ले सकता है, हमारी लाइफ नहीं छीन सकता है, ना ही हमसे कोई मेरी प्राइवेसी छीन सकता है, ये कहा गया है। अब जब ये बात इसको संविधान में 21 में लिखा गया कि ये ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति को ये देना, वरना कोई उसकी जान ले लेगा। लेकिन उसी वक्त बहस हो गई भीमराव अम्बेडकर और BN राव के बीच में। दोनों लोग के बीच में टकराव ये हो गया कि इन दोनों लोग में बात ये आने लगी कि भाई अगर हम यहाँ किसी की जान नहीं लेंगे तो कोई व्यक्ति मर्डर कर देगा तो फिर उसकी फांसी कैसे देंगे। फांसी देने जाएंगे तो कह देगा कि संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए अनुच्छेद 22 जोड़ा गया। और अनुच्छेद 22 कहता है ना कि अगर आप कानून के खिलाफ जाइएगा तो 21 आपको नहीं दिया जाएगा, यानी तब आपकी जान ली जा सकती है। तो अब हम समझते हैं अनुच्छेद 22। देखिए आर्टिकल 22 क्या कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध, यानी आगे सब समझिएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग, हमें गिरफ्तारी से कैसे बचाया जाएगा। तो इसमें 2 तरह की बातें की गई है। अनुच्छेद जो 22 है इसमें मेनली 2 तरह की बातें, ध्यान से समझिए 2 तरह की बातें कौन सी है। पहला एक वो बात है कि जब आपने अपराध कर दिया तो कंफर्म है कि आपने क्राइम कर दिया है, तो उसके सेंस में कुछ अलग नियम कानून है। इसके सेंस में 3 बातें कही गई हैं। और एक ऐसी भी कंडीशन है कि नहीं आप अपराध किए नहीं हैं, अभी करने वाले हैं। आप मूवी में सुनते हो जब तक अपराध नहीं कर देता आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, गलत बात है भाई, वो मूवी रहती है। आप यहाँ रियलिटी समझिए क्या होता है। तो अगर अपराध नहीं किए हैं तो भी पुलिस कर सकती है आपको अरेस्ट, और अपराध के बाद भी कर सकती है। तो एक ही साथ दोनों कैसे समझेंगे, आप ही बताइए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो हम पहले इसको समझा देते हैं कि अगर आपने अपराध कर दिया तब क्या होगा। कहा गया है इसमें कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसे दंडात्मक निरोध कहते हैं, इंग्लिश में उसे पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। अब इसके तहत आपकी अरेस्टिंग होगी। अब यहाँ ध्यान से समझिए, आपको अरेस्ट करने के लिए कारण बताना पड़ेगा, अरेस्ट वारंट। लेकिन कभी कभी पुलिस बिना अरेस्ट वारंट ही आपको उठा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्राइम है वो कॉग्निजिबल है कि नॉन कॉग्निजिबल है। कॉग्निजिबल मतलब थोड़ा बहुत छूट दे दिया जाएगा, किसी का हाथ पर मार दिए, तोड़ दिए, तमाचा मार दिए। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजिबल है, पता चला घरे जला दिए, जला के मार दिए, गोली मार दिए, तब वारंट नहीं दिखाएगा कि देखिए ये, चलिए ध्यान से। तो पहला इसमें क्या चीज बात है कि भाई आप अगर क्राइम कर दिए हैं तो 22 का पहला कहता है कि आपको गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाएगा, लेकिन खतरनाक अपराध में बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा कि वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, मतलब मजिस्ट्रेट कहने का मतलब जज के पास ले जाएगा। लेकिन इस 24 घंटे में 2 चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए गया अब ऐसा थोड़ी है कि आप पुलिस को यही काम है कि पकड़ के कोर्ट में लेते जाए, पर पता चला पुलिस कोर्ट और यही में घूमते रह जाएगी, थाना में कोई नहीं है, तो पुलिस उसे अरेस्ट करके रख देती है। थाने में जब आते हैं ना अरेस्ट करने के लिए तो वहां पर टाइम लिखा जाता है, कितने टाइम में इसको अरेस्ट किया। पहले ये बहुत गड़बड़ होता था, इसलिए अब हर थाने में CCTV फुटेज लग गया है। अब पुलिस गड़बड़ नहीं कर पाती है उतना, तो थाने में रिपोर्ट लिखा जाएगा हाँ भैया ये 10 बजे आया था। अब पुलिस के पास एनफ टाइम है, अगले दिन सुबह 10 बजे तक का टाइम है, अगले दिन 24 घंटे का उसके पास टाइम है। तो पुलिस ने सोचा एक काम करते हैं, 1 घंटे का रास्ता है कोर्ट में, इसको आज नहीं ले जाते हैं, आज जेल में छोड़ देते हैं, मतलब पुलिस स्टेशन में, इसको कल ले जाएंगे। कल पुलिस निकली 8 बजे, उसने सोचा कि 2 घंटे टाइम है, जज साहब के पास पहुंच जाएंगे। बीच में लग गया जाम, तो जाम का समय और रास्ते में जो यातायात में लगा हुआ समय है इसको जोड़ा ही नहीं जाता है।
यानी आपके आने जाने के समय को नहीं जोड़ा जाता है। इसका मतलब अगर आज पुलिस 10 बजे अरेस्ट की है और कल आपको कोर्ट में ले जाती है, यहीं से पुलिस स्टेशन से निकलती है 10 बजे, तो वो जाने में लगा समय, रास्ते का समय काउंट नहीं होगा, पहली बात। दूसरा कि अगर उस दिन कोई छुट्टी का दिन है तो वो छुट्टी के दिन भी शामिल नहीं किया जाता है। तो ये दो चीजें समझ आ गया। इसके बाद भी अगर आपको पुलिस 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट करके रखी है तो आप उसे हॉबियस कर्पस कर सकते हैं, वो आगे बताएंगे अनुच्छेद 32 में, फिर पुलिस को छोड़ना पड़ेगा आपको। तो दूसरी बात ये हो गई 22 के दूसरे में। तो आप देख रहे हैं कि नहीं, आपको किस चीज से बचा रहा है? गिरफ्तारी से। क्योंकि पुलिस पैसा खा सकता है, जज को पैसा खिलाना बहुत खिलवाड़, बढ़िया लोग नहीं खिला पाते। आजाराम बापू के पास 11,000 करोड़ की संपत्ति थी, राम रहीम के पास करोड़ों की संपत्ति थी, क्या हुआ? खिला दिए? नहीं हो पाता है, वहां पे बहुत मुश्किल हो जाती है किसी चीज को समझना। अब उसके बाद यहाँ वकील रखने की आजादी है। यहाँ भी दो चीज समझिए बाबू, ध्यान से समझते चलिए। ये पीडीएफ आपको हम पीडीएफ सेक्शन में मिलेगा, आप वहां जाके ले सकते हैं। वकील में दो चीजें हैं, आपको अपने पसंद का वकील रखना है। जैसे मान लीजिए सपोज हम गिरफ्तार हुए, हम प्रशांत भूषण को रख लेंगे, बड़े बड़े वकील को रख सकते हैं। तो हमें अपने पसंद के वकील रखने की आज़ादी है, इसमें आप रोक टोक नहीं कीजिएगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि कोई बहुत ही गरीब आदमी है जिसे वकील रखने का पैसा ही नहीं है, तब क्या करेगा? तब इसमें कहा गया है तब सरकार उसे सरकारी वकील देगा। सरकारी वकील वो होते हैं जिनकी सैलरी सरकार देती है, वो सरकार जिनके मुकदमे को लड़ने के लिए कहती है वही मुकदमे लड़ते हैं। सरकारी वकील अक्सर हार जाते हैं केस जानबूझ के वहाँ पर। क्यों? रीजन क्या है कि वो उतने मेहनत से काम नहीं करता, क्योंकि उसका पर्सनल नहीं जा रहा है, वो सरकार उसे पैसे दे रही है। तो समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ वकील रखने की भी स्वतंत्रता फ्री में भी है। तो ये चीजें तो तब है ना भाई कि जब आपने अपराध कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मौजूदगी अपराध करा देती है, बहुत बड़ा बड़ा क्राइम करा देती है। तो पुलिस को एक पावर है कि अपराध करने से पहले ही शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर सकती है। आपको कोई वारंट नहीं दिखाएगी और ना ही आपको कोई दलील सुनेगी और ना ही आपका कोई अपील सुनेगी। याद कीजिए 1919 यही कानून अंग्रेज ला रहे थे सब, जिसे सर सिडनी रॉलेट ने लाया था, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून। ये आज भी हमारे संविधान में है। और ये कहां पर है? तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से लेकर 7 तक है। तो इसकी जो चर्चा है क्लास 4 से, मतलब ये देखिए 1 2 3 दिन यहाँ हो गया, तो ये कहां से होगा? 4 से लेकर 7 तक। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति से समाज का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है तो पुलिस बिना वजह उसे गिरफ्तार कर लेगी और उसे 30 दिन तक रख सकती है, बिना कोर्ट में ले गए, बिना वकील के दिए, बिना दलील सुने, चुपचाप पड़ लो वहां पर। और 3 महीने से ज्यादा भी ले जा सकती है अगर उसको सरकार, जो राज्य सरकार है उसकी एडवाइजरी कमेटी है, अगर वो कहती है कि नहीं 3 महीने से ज्यादा रखो, इसको छोड़ दोगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो 3 महीने से ज्यादा भी रख लिया जाता है उन लोग को। तो ये चीजें अब बिना कोर्ट में, तो समझ में आ गया। ये रॉलेट एक्ट का नया रूप है जिसे हम लोग कहते हैं निवारक निरोध। ये निवारक निरोध कुछ नहीं है, ये रॉलेट एक्ट के समान ही है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये अपराध से पहले लगा दिया। और ये जो चीज है इसे कहते हैं पुनिटिव डिटेंशन, ये अपराध होने के बाद लगाया। अब आप कहेंगे ये कैसा कानून है, बिना वारंट दिखाए 30 दिन तक रख देगा? 3 महीने तक। हम यहाँ क्या लिख दिए भाई? हाँ देखिए, बिना वारंट के कितने महीने रखेगा? 3 महीने। 3 महीने से ज्यादा अगर रखना है तो फिर उसे कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच उसके पास अधिकार है कि वो अपने वकील से कोर्ट में जा सकता है, कह सकता है कि हमें फालतू में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था को बना के रखने के लिए, इसका हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे जब अगस्त 2019 में, पिछले साल, जब धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, तो आप याद कीजिए जम्मू कश्मीर के बड़का बड़का नेता लोग थे ना, ये लोग तो कोई अपराध नहीं किए थे, क्योंकि राजनीतिक रूप से ये लोकतंत्र के हिसाब से ये लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि भाई ये हैं लोग। देखिए अपराध कब होता है? जब बम बारूद मारिए। ये सब बम बारूद मारने वाले नहीं थे, सब ये मुंह से बम मारता था सब। मतलब कहने का सेंस है इनकी भाषा बड़ी भड़काने वाली थी। तो सरकार ने देखा कि अगर इनको छोड़ देंगे ना तो 370 के लिए एकदम कश्मीर में मंच पे भाषण देना चालू करेगा सब और गर्दा उड़ा देगा सब कश्मीर में। वाकई आपको बताते हैं, अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था तो कश्मीर का दूसरे शक्ल होता। तो सरकार ने जैसे 370 खत्म किया, इन लोगों को लगा दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब जरा ध्यान दीजिए, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध में अपराध से पहले ही इनको कर लिया। इनको पता था कि भाषण देंगे, उससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लो। और बिना वारंट के इन्हें 3 महीना क्या 6-6 महीना तक ये लोग अंदर थे लोग। और क्योंकि एडवाइजरी
एडवाइजरी बोर्ड कर रही है गृह मंत्रालय का कि छोड़ेंगे तो बवाल हो जाएगा, तो इन्हें छोड़ा ही नहीं लोगों ने, और इन लोगों को क्या किया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हाउस अरेस्ट को हिंदी में कहते हैं नजरबंद। नजरबंद क्या किया जाता है कि जब आपको क्या किया जाता है, आपको घरे में बंद कर दिया जाएगा और आपको किसी दूसरे से बातचीत करने नहीं दिया जाएगा, फोन लाइन टेलीफोन काट दिया जाएगा, आप अपने परिवार में रहिए, बस जितने लोग का घर के अंदर है ना उतने लोग से बात कीजिए, बाहर किसी से न मिलने दिया जाएगा, आपके घर का फोन लाइन काट दिया जाएगा, टीवी कनेक्शन काट दिया जाएगा, चुपचाप रहिए घर के अंदर, खाइए पीजिए मस्त रहिए। इसी को कहते हैं नजर बंद कर देना, यानी आम पब्लिक के नजरों से हटा देना, उसे क्या कहेंगे, नजर बंद कर देना। तो ये नजर बंद हो गए लोग, हाउस अरेस्ट। अब आप बताइए ये ठीक किया गया कि नहीं किया गया? अरे भाई पढ़े लिखे लोग भाई, अब इसको कौन कहता है गलत किया गया? वरना आप लोग ये कम लग रही है आपको ये महबूबा मुफ्ती, ये देख रहे हैं, ये है आपको कश्मीर के पुराने मुख्यमंत्री याद होंगे, उनका नाम होगा उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला के ये बाबूजी हैं फारूक अब्दुल्ला, और इनके बाबूजी थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला, उन्होंने ही 370 जोड़ा था। सोचिए इन्हीं के बाबूजी ने 370 जोड़ाया था, इन्हीं को क्या किया गया, हाउस अरेस्ट करके नजरबंद कर दिया गया। तो आप नजरबंद समझ में आ गया। अब आप बताइए कि भारत ने, जब हम आपको ये बता रहे थे अभी 10 मिनट पहले कि ये रॉलेट एक्ट के समान अभी भी है, तो आपके मन में एक अजीब चीज आया होगा कि रॉलेट एक्ट वाला चीज हमारे संविधान में क्यों जोड़ दिया गया? जिस रॉलेट एक्ट का हमने बहुत बड़ा विरोध किया था उसको क्यों जोड़ा गया? अब समझ में आ गया कि हमारे देश के संविधान को कितनी बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। यानी संविधान में सबसे बड़ा महत्व दिया गया है, देश नहीं टूटना चाहिए, बाली नियम कानून कुछ भी टूटते रहे, देश नहीं टूटना चाहिए। तो ये कहीं कहीं जरूरी हो जाता है, लेकिन इसका कहीं कहीं मिसयूज भी हो जाता है। इसका अगर सरकार चाहे तो मिसयूज कर सकती है, क्योंकि सरकार को न सबूत से मतलब है, न वकील से मतलब है। जज के पास तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि जज मनमानी करेगा तो वकील कह देगा कि आप ये नहीं कर सकते, उसको नियम के हिसाब से चलना होता है जज को, इसलिए जज मनमानी नहीं कर पाता है। और सरकार को क्या मनमानी कर सकती है, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसका मिसयूज देखिए कैसे हुआ, इसकी एक लंबी कहानी चलती है। 2017 में गोरखपुर में एक कांड हुआ। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 2017 में एक बुखार आई थी, चिमकी बुखार इस टाइप का। तो वहाँ छोटे बच्चों में ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती थी, उनमें बहुत ज़्यादा बच्चे मरने लगे। और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के जो देख रेख एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी, उसने जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला था उसका लगभग 6-7 मतलब कई लाख रुपए बाकी था उसके। अब वो 17 का मामला है, एक्यूरेट आंकड़ा याद नहीं है, 2020 में करेंट अफेयर का चीज़ कितना याद रहता है। तो उस वक्त वो ऑक्सीजन सप्लाई जो करती थी कंपनी, उसका ये हॉस्पिटल ने कर्जा बकाया रखा था, ये सरकारी हॉस्पिटल था। अब उसने क्या किया कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया। अब यहाँ लड़के लगे मरने। अब उसमें एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील खान, इन्होंने अपने पैसे से ऑक्सीजन सिलेंडर लाया, लेकिन कोई व्यक्ति कितना अफोर्ड कर सकता है, तो 4-5 ऑक्सीजन सिलेंडर लाए। इनको क्या किया गया, एक गोरखपुर मेडिकल हॉस्पिटल में, जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, एक हीरो की तरह इन्हें देखने लगे। एक छोटे बच्चों को करते हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब वहाँ मुख्यमंत्री जी आए योगी आदित्यनाथ, तो उनको, अब योगी आदित्यनाथ तो हॉस्पिटल में थे नहीं, वो तो लखनऊ से आए हैं, तो जो उनको कोई बताएगा वही ना करेंगे। तो वहाँ उन लोगों ने बता दिया कि इसके वजह से हुआ, इसके ऊपर 4-4 को मुकदमा डाल दिया गया कि आप लापरवाही किए हैं, बच्चों की जान लिए हैं, ये है वो है, इनके ऊपर कर दिया गया, केस करके दे दिया गया। लेकिन जब केस किया गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, कहा कि इन्होंने ऐसा कोई गलती नहीं किया था। तो ये बात तो हो गया, ये पुराना बात है। लेकिन ये गवर्नमेंट के नज़र में ये क्या हो गए, खटक गए कि भाई साहब गवर्नमेंट ने जिन्हें जेल किया था, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया पूरा बढ़िया से। अब मुजफ्फरपुर में एक चमकी बुखार आया, इससे मुजफ्फरपुर की हालत जर्जरा गई। ये व्यक्ति गोरखपुर से आया, बिहार के मुजफ्फरपुर में, और फ्री में लोगों का इलाज किया। बारिश में भीग भीग के, हॉस्पिटल नहीं था तो लोगों के पलानी में रह के किया। लेकिन 2019 में, लास्ट 2019 में एनआरसी विधेयक आया, सीएए का कानून आया, जिसमें पूरे भारत में विरोध किया गया। जिसमें विरोध में ई भाई साहब डॉक्टर साहब भी थे, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण देने गए। इनकी भाषण के बाद इन्हें पुलिस ने अचानक भाषण दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये मुंबई गए, मुंबई में कोई इलाज डॉक्टर थे तो जाते रहते। यूपी पुलिस मुंबई जाके अरेस्ट कर ली, और क्या कहती है कि आपको गिरफ्तार किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, क्योंकि आपके भाषण से अलीगढ़ का माहौल खराब हो गया है, आपके भाषण से वहां पे बहुत ज्यादा हिंसा हुई है, जबकि इनके भाषण से ऐसा कुछ नहीं था उस समय तक। देखिए, अगर हम कहेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मीडिया कहेगी तो बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि सब इंसान की एक चीज होती है कि हम कोई चीज होता है ना, किसी चीज पर आदमी बहुत कम बिलीव करता है। तो हम लोग को भी उस टाइम में लगा था कि हाँ, इनके भाषण गलत हुआ होगा। इनको 8 महीने तक जेल में रखा गया, 8 महीने, लगभग 8 महीने इन्हें। और इसी बीच कोरोना हो गया। ये जज जाते थे कोर्ट में, तो कोर्ट में जज नहीं बैठते थे लोग कोरोना के बीच में। लेकिन जब कोर्ट में इनकी बात को सुना गया, देखिए
प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने तक होता है, लेकिन इन्हें बढ़ा के सरकार ने बढ़ा दिया, एडवाइजरी बोर्ड ने 3 महीने से 8 महीने तक। जब ये मामला कोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के जो भाषण दिए गए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उस भाषण को कोर्ट के जजों ने सुना, इनके पूरे रिकॉर्ड को चेक किया। तब कोर्ट के जजों ने कहा कि डॉक्टर कफील खान का जो स्टेटमेंट था वो कहीं से किसी में भेदभाव नहीं पैदा कर रहा था, बल्कि ये देश की एकता और अखंडता को बनाने की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये कानून इस देश में दरार पैदा करेगा। और उनका कहना था कोर्ट के जजों का। अब आप बताइए, जज तो दोनों ओर की वकील की बात सुनते हैं, और आपको क्या लगता है हमसे, आपसे और मीडिया वालों से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं कोर्ट के जज। हम लोग आपको अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं, हम लोग से तो लाख गुना पढ़े लिखे होते हैं ना भाई साहब जज आपको। तो जजों ने कहा कि तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें रिलीज करे, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। और रात 2 बजे कोर्ट का ऑर्डर आया ना, तो रात 2 बजे इनको जेल से रिहा किया गया। अब आप बताइए, जो व्यक्ति अपने पैसे से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा हो, अगर इनके वजह से मान के चलिए कि लड़के मरे होते तो इनको पहले तो 4 चीज़ों में बाइज्जत बरी नहीं किया जाता। और यहाँ कोर्ट ने ये क्यों कहा होता कि अगर वाकई गलती किए रहते तो कोर्ट सजा दी रहती। तो इसके मिसयूज भी हो सकते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बनाया गया है। अगर कोरोना नहीं होता तो डॉक्टर कफील को इतने दिन जेल में नहीं रहना पड़ता, वो 3 महीने के बाद वो आ सकते थे। क्योंकि जब 3 महीने आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में बिता देते हैं या उससे पहले ही जैसे गिरफ्तार किया गया आपको, तो उसके बाद जैसे आपको गिरफ्तार किया जाता है आप अपील कर सकते हैं। कोर्ट उसको प्रायोरिटी देती है कि पहले इसके मामले को सुना जाए। तो आई होप आप ये चीज़ तो समझे ना कि भाई हाउस अरेस्टिंग क्या होती है। कश्मीर वालों को क्या किया गया, हाउस अरेस्टिंग किया गया, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया। जब से देश बना है और आज तक कई सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अलग अलग कानून लाए गए थे ताकि वो क्राइम को रोक सके और देश में एक शांतिपूर्ण माहौल को पैदा किया जा सके। ये ज़रूरी भी है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये तो हम आपको एक एग्जांपल बताए जिसका मिसयूज हुआ था। अब एक मिसयूज की वजह से आप इतने बड़े चीज़ को तो नहीं रोक सकते। अगर कश्मीरी लोगों को जो नेता थे उन्हें अगर नहीं हाउस अरेस्ट किया जाता तो न जाने क्या क्या हो गया रहता कश्मीर में। तो सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए जिसकी जिसकी सरकार रहती है वो अपने हिसाब से कुछ नए नए नियम को लागू करता है। अब इसमें आ जाता है आपको अब तक कौन कौन से प्रिवेंटिव डिटेंशन को बनाया गया है। अब ध्यान से समझिए, इसका तो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे हालांकि। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आया था 1950 में जो भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम था, उसे कहा गया था पीडीए, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, पीडीए। लेकिन ये अभी तो है ही नहीं है, तो इसको पढ़ा के क्या करेंगे। इसमें वही बातें थी जो हम आपको बताए थे। अब इसके बाद आया था आसफा। ये बड़ी विवादित रहता है, आप सुने होंगे आसफा। कश्मीर में आसफा लगा है, अरुणाचल प्रदेश में आसफा लगा है। ये क्या चीज है? आसफा का फुल फॉर्म होता है आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ये सैनिकों को एक विशेष अधिकार दे देता है कि जिस एरिया में, जिस जिला में आसफा लग जाएगा, उस जिला में जो फौज होती है वो रात 2 बजे भी आपके घर में घुस सकती है और आपके घर की तलाशी ली जा सकती है। अब कुछ मानवाधिकार वालों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि कहा गया कि कश्मीर के एरिया में और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में आर्मी ने किसी घर में घुसकर कुछ तोड़फोड़ कर दिया। अब देखिए, मान लीजिए एक आतंकवादी घुसा है, भाग जा रहा है, तो थोड़ा बहुत अब पुलिस घर में घुसती है तो भाई आपसे तो इज्जत से तो बात करेगी नहीं। वहाँ पर कुछ मिसयूज होने लगा। एलिजिबली ये भी कहा जाने लगा कि मतलब पुलिस वाले घर में घुस के थोड़ा बदतमीजी करने लगते हैं या जो आर्मर्ड फोर्सेस है वो करने लगते हैं। और कई सारे आर्मर्ड फोर्सेस पे ऐसा चार्ज भी लगा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट खुद आर्मी का जो कोर्ट होता है उसे कहते हैं कोर्ट मार्शल। मार्शल मतलब होता है सेना। कोर्ट मार्शल यानी सेना के कोर्ट में 25 फौजियों पर रेप का केस चल रहा है। अब भाई अगर ये मीडिया में बात रहती तो कहते चलो झूठ चल रहा है। ये तो भाई साहब खुद आर्मी वाले अपने कोर्ट में अपने फौजियों पे कर रहे हैं केस। तो कुछ इसका विरोध करते हैं आसफा का। लेकिन कश्मीर जैसे अशांत एरिया में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे अशांत एरिया में ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो आतंकवादी किसी के घर में घुस जाते हैं। अब उसकी तलाशी लेने के लिए आपको वारंट लाइए, सर्च वारंट लाइए, भाग जाते सब वहाँ पर। तो हर सिक्के के कुछ पहलू होते हैं। कोई भी चीज़ 100% सही नहीं हो सकती और 100% गलत नहीं हो सकती। लोग यहाँ भगवान में कमी निकाल देते हैं। अब जैसे हम ही से कहिएगा, हमसे भी भगवान से शिकायत है कि दिन 24 घंटा का क्यों बनाया, 30 घंटे का बनाया रहता। 24 घंटा हम लोग काम कर लेते, 6 घंटा अलग से सो लेते। तो किसी को आप 100% थोड़ी ना संतुष्ट कर सकते। तो ये अभी भी लागू है आसफा। समझ में आ गया? पूर्वोत्तर राज्य में इरोम शर्मिला 14 साल से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, वो पूर्वोत्तर भारत की। इसके बाद आया
UAPA, ये इसी को एडवांस करके फिर लाया गया UAPA, ये 2 बार लाया गया, मतलब उसी में थोड़ा सा और अमेंडमेंट किया गया। UAPA का नाम फुल फॉर्म क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल प्रिवेंटिव, अनलॉफुल मतलब ऐसा काम जो लॉ के खिलाफ है, UAPA। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में घुस के VC को गरिया दीजिए, कोरोना में डॉक्टर के ऊपर थूक दीजिए, पत्थर चला दीजिए डॉक्टर के ऊपर, तो लगा देगा UAPA वहाँ पे, आप जाइए, अब 3 महीना जेल में रहिएगा जब तक कोरोना खत्म हो जाएगा। ये देखिए बात किस चीज़ की होती है, ध्यान से समझिए कि अगर हम आपको इधर से गिरफ्तार करेंगे तो मैक्सिमम कितना दिन रखेंगे? 24 घंटा, उसके बाद वकील उसका बचाव चलेगा। लेकिन इधर से अगर पकड़ेंगे तो 3 महीना तक तो भाई आपको कोई नहीं बचाने वाला, उसके बाद भी हम लोग विचार करेंगे कि आपको बचाना है या नहीं। तो UAPA समझ गए, UAPA अभी भी चालू है। आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर UAPA लगाया गया है क्योंकि वो तोड़फोड़ कर रहे थे। अब सबसे भयानक आता है मीसा एक्ट। मीसा क्या था भाई साहब? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, मीसा को लाया गया था 1971 में। ये अब तक लाए गए जितने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध अधिनियम है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का मिसयूज किया गया है ना तो वो मीसा एक्ट का किया गया है। इंदिरा गांधी ने इसे लाया था, जितने विपक्ष के नेता थे सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, चुनाव से 3 महीना पहले उठा के जेल में डाल दिया। अब भाई 3 महीने तो आप रह ही सकते हैं ना, अब चुनाव में कोई है ये नहीं है, सब जेल में है सब। और एडवाइजरी कमेटी ने कह दिया नहीं 8 महीने जेल में रखा जाए। अब लोग सब लोग जीत गए, ये इंदिरा गांधी जीत गई। तो सबसे ज्यादा अगर कहेगा मिसयूज किसका किया गया तो इस मीसा का किया गया। इसीलिए मीसा एक्ट जो आया था 1971 में आया था, इंदिरा गांधी ने लाया था, लेकिन 1977 में इसे हटा दिया गया था। कहा गया कि ये एकदम गलत है। सबसे ज्यादा मिसयूज इसी का हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है UPSC में, याद रखिएगा, सर्वाधिक मिसयूज होने वाला मीसा। अब इसी के, अब लालू यादव की लड़की का नाम है मीसा। अब हमको तो लगता है उसका भी जन्म इसी के आसपास है तो उसी के नाम पर रख दिए होंगे, पता नहीं। अब तो ये मीसा समझ में आ गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये रहा यहाँ पर मीसा। ये हम आपको इसका PDF वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। अब आता है NSA, ये बहुत जरूरी है। NSA, अब फुल फॉर्म समझिए NSA का क्या होता है। अब ऊपर तो फुल फॉर्म लिखा ही हुआ है, इसको हटा देते हैं। NSA क्या? NSA का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये अभी कोरोना के बीच में बड़ी फेमस था NSA। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसी को हम लोग शॉर्टकट में रासुका कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसके तहत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। सेम नियम होता है भाई साहब, नियम तो सब में सेम होता है। इसके तहत क्या कहा जाता है कि अगर पुलिस ने आपको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। जैसे कोरोना में योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश ने कहा था कि अगर कोई डॉक्टरों के साथ बदसलूकी किया या पत्थर चलाया तो उन पर हम क्या लगा देंगे? NSA। सब लोग शांत हो गए। क्यों? क्योंकि NSA के थ्रू पकड़ाएंगे। तो NSA क्या चीज है भाई साहब, आप बताइए। नेशनल सिक्योरिटी एक निवारक निरोध अधिनियम है, तो इधर से पकड़ाए हैं 3 महीना तो कम से कम आपको झेलाएगा। उसके बाद से सरकार का मन हुआ तो 8 महीने झेला देगा डॉक्टर कपिल की तरह, रहिए शांति से। इधर से थोड़ा ना गिरफ्तार, इधर से डर किसको लगता है? 24 घंटे के बाद जज के पास ले जाओगे, जज बहुत अच्छा होता है, छोड़ देता है, कहता है कि जाइए सबूत जुटा के लाइए। तो अभी भी क्या चीज चालू है भाई साहब? NSA अभी भी चालू है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जिसे पकड़ा जाता है ना, बहुत ज्यादा चांसेज होता है उन्हें इनकाउंटर कर देता है सब। अभी आगे समझाएंगे इनकाउंटर क्या चीज होता है। देखिए अब आया टाडा जो था, अभी देखिए 2-3 चीजें आप ध्यान से रखिएगा। सबसे ज्यादा मिसयूज किसका हुआ? तो मीसा का। सबसे ज्यादा बार यूज कौन हुआ? तो NSA हुआ। और सबसे खतरनाक कौन सा था? तो वो था टाडा का फुल फॉर्म होता है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। टाडा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, ये आतंकवादियों पे लगाया जाता था, लेकिन इसका मिसयूज होने लगा। इसमें क्या था कि इस आतंकवादियों को लगा दिया जाता था तो आपका जल्दी कोई बातें नहीं सुनता था। ये जितने भी आपके सुरक्षा अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध अधिनियम है, उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई था टाडा। इसलिए टाडा को 10 साल बाद यानी 1985 में लागू हुआ और 1995 में टाडा को समाप्त कर दिया गया। ये इतना खतरनाक था टाडा अधिनियम। तो टाडा तो खत्म हो गया। अब उसके बाद आया पोटा का मतलब क्या होता है? ये भी समाप्त हो गया। 2001 में आया, 2004 में खत्म हुआ। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। देखिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, इसे कहते हैं पोटा अधिनियम भी एकदम समझिए टाडा की तरह ही था, लेकिन आतंकवादियों से थोड़ा सा कम था। लेकिन इसमें क्या किया गया? गुजरात में एक 14 साल के लड़का के ऊपर टाडा लगा दिया गया।
हद हो गई गधे पुलिस वालों की वहाँ की। मतलब सबका नहीं, जिसने लगाया हम उसकी बात कर रहे हैं यार। 18 साल से कम उम्र के लड़का को आप अरेस्ट नहीं करते हैं, उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। आप उसको ठोक दिए पोटा अधिनियम के तहत। अब बताइए, पुलिस कभी कभी पकड़ के ना किसी को फंसा देती है वहाँ पोटा अधिनियम के तहत। आप कश्मीर से पकड़ते, नॉर्थ ईस्ट से पकड़ते, जो अशांत एरिया वहाँ से, भाई जब गुजरात में पकड़ लिया तुमने, वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना, गुजरात राजस्थान कोई आतंकवाद पीड़ित एरिया थोड़ी है, तो वहाँ पकड़ लिया। तो इसी सब को मिसयूज को देखते हुए इसे फाइनली बंद कर दिया गया, पोटा को भी। UAPA तो बता दिए, यहीं पे ये दोनों UAPA है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आप 3-4 चीज को आप ज्यादा पाएंगे निवारक निरोध अधिनियम में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये मीसा था, NSA है, टाडा है। मीसा सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ, आज भी सबसे ज़्यादा यूज होता है NSA। सबसे ज़्यादा खतरनाक टाडा था। पहला कौन सा था? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ये हो गया आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो आई होप अब आप समझिए कि अनुच्छेद 22 आप समझ गए। देखिए अनुच्छेद 22 में क्या था भाई? गिरफ्तारी से संरक्षण। कितने टाइप से संरक्षण? तो 2 टाइप से। एक आपने अपराध कर दिया तो अलग बात है, करने से पहले ही कर दिया तब। अब बहुत बड़े बड़े गुंडा लोग को आदमी पहले ही गिरफ्तार कर लेता है। जैसे आप सुनते होंगे ना, फला आप सुने होंगे कि अमित शाह को कलकत्ता में जाने पर रोक था, बाद में हटाया गया। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसे एरिया में नहीं जाने दिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। जैसे आप स्वीडन में देखे होंगे, दंगा हो गया है। स्वीडन में क्या हुआ है? एक डेनमार्क का नेता था, उस साले को चुनाव लड़ना था। अब चुनाव में हाईलाइट कैसे होगा? तो हाईलाइट होने के लिए उसने सोचा कि मुसलमान एरिया कहाँ है। तो मुसलमान लोग में एक खराबी क्या है कि भाई साहब इन लोग से गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है, सर कलम कर दो, तुरंत कलम कर दो। अब वो जानता था ये काम करते हैं, मुसलमान के एरिया में जाते हैं और वहाँ भड़काऊ भाषण देंगे, दंगा फसाद होगा, हम हाईलाइट हो जाएंगे। उस ससुरा डेनमार्क का रहने वाला था, अपना देश छोड़ के स्वीडन में आया और स्वीडन में वह जगह चुना जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे। लेकिन इसका पता स्वीडन को लग गया। स्वीडन ने उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया, कहा कि तुम डेनमार्क में नहीं घुस, तुम डेनमार्क में रहो, हमारे देश में आने की जरूरत नहीं है, स्वीडन में नहीं आओगे। अब क्या हुआ, जो स्वीडन में लोग जो थे उसके समर्थक थे, जो उन्हें आने के लिए प्रोग्राम कर रहे थे, जब उन लोग को पता चला कि जो स्वीडन की सरकार ने रोक लगा दिया, अब ये दंगा हो ही नहीं पाएगा, अब क्या होगा, तो स्वीडन के लोगों ने कुरान को फाड़ दिया, उल्टे सीधे नारे लगा दिए। और वो तो जानता था कि भाई साहब पटाखे में आग लगाना मुसलमानों को गुस्सा दिलाने में कुछ जाता नहीं, एगो चिंगारी की जरूरत है, भड़क जाएंगे लोग, तुरंत भड़क गए लोग और वहाँ हो गया बवाल। और जो चाहता था वो नेता कि हमें पूरी पब्लिसिटी मिल गई, उसको पब्लिसिटी, हो गया काम यहाँ पर। तो समझे में नहीं आता है भाई साहब इन लोग को। अब कौन समझा? हम पॉलिटी पढ़ाएं कि मुसलमान लोग को समझाएं कि नेता लोग को समझाएं? पगला जाएंगे हम ही, हमारे को समझा देगा सब। अब बात करते हैं इनकाउंटर कैसे किया जाता है। तो पुलिस कब इनकाउंटर करती है? देखिए ध्यान से, कभी कभी तो इनकाउंटर सही होता है, कभी कभी फर्जी होता है। जैसे इन 100 का फर्जी है, लेकिन फर्जी है तो बहुत अच्छा है। आप देखे होंगे जो हैदराबाद रेप केस था, उस लड़की बेचारी को पेट्रोल पंप के पास से उठा के ये सब रेप करके जला दिया सब। इन सब लोगों को भी जला देना चाहिए। तो हैदराबाद पुलिस ने क्या किया, उठा के ले गई इन लोग को। एनकाउंटर कब किया जाता है? जब आप पुलिस की कस्टडी से भाग रहे हो, आप पुलिस पर हमला कर रहे हो, या पुलिस आपको रुकने के लिए कह रही है, आप नहीं रुक रहे हो, तो पुलिस आपको पहले हवाई फायरिंग करेगी और कहेगी रुक जाओ, नहीं रुकेंगे तो कमर के नीचे मारेगी, उसके बाद आपको मारेगी। तो पुलिस को पता है, तो पुलिस को इन सबों को मारना है। ले जाके गई पुलिस, कहीं भाग जो भाग जो भाग जो, भागी, धाए से एक पैर में मारा, ऊपर मार दिया वहाँ पे। और दूर से मारना जरूरी होता है। देखिए अगर कोई खड़ा है आदमी, खड़े को मार दीजिएगा ना, तो पोस्टमार्टम में कैसे निकल जाएगा कि गोली सीधे आके लगी है, तो पता चल जाएगा दूसरा फर्जी इनकाउंटर है। और भाग रहे हैं और तब गोली लगेगी तो गोली तिरछा काट के इसे निकलेगी। समझ में आया कि नहीं? सीधे घुस गया मतलब आदमी रुका हुआ था। तो दूर से मारते हैं, ऐसा देते हैं भाग 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 भाग। क्या करता है ना कि उधर 2 पुलिस वाला छुपे रहेंगे सब, पहले से उनको निशाना है, अभी कहते हैं जल्दी भाग जो भाग, वो भागेगा वो मार देगा सब। तो ये तो फर्जी इनकाउंटर। और कुछ असली इनकाउंटर भी होते हैं। तो ये देखें आप लोग, हैदराबाद वाले में इनकाउंटर कर दिया, ठीक किया, सोच रहा फर्जी उर्जी को छोड़ यहाँ पे। अब बात कुछ समझते हैं टेक्निकल टर्म्स की। टेक्निकल टर्म्स में एक होता है इंट्रोगेशन। पुलिस आपको इंट्रोगेशन के लिए बुलाई है, मतलब पूछताछ के लिए बुलाई। इसमें नॉर्मल पुलिस आपको बुलाती है कि सुनिए जी आपके मोहल्ला में मार हुआ है। देखते हैं ना, पुलिस का एगो सिपाही आता है, घर से बुला के ले जाता है, चलिए थाना में बुलाहट है। वहाँ पुलिस करती है, काहे मारपीट किया रे, तुम काहे मारा रे। अब पुलिस वाला है ना, एगो सिपाही उनको ले जाएगा साइड में, एगो आपको ले जाएगा, कहेगा तू 2000 दे, तू 2000 दे। जो ज़्यादा क्राइम किया रहेगा उसे 5000, जो कम किया 2000, अच्छा जाओ। अब एगो सुलहनामा पे लिखवा लेगा, फिर से झगड़ा उगड़ा मत करना। तो नॉर्मली इसी से लोग डर जाते हैं। लोग है काहे कर रहा है, थाना पुलिस हो जी, तो थाना पुलिस। अरे भाई थाना पुलिस तो नहीं है, थाना पुलिस में कौन चाहिए था? आप पॉलिटी पढ़ लेंगे ना तो थाना पुलिस से नहीं डरेंगे। अरे कौन ची का डरना है भाई? जब प्रशांत भूषण जो था सुप्रीम कोर्ट के जज से नहीं डरा, तो ग्रेजुएशन पास दरोगा लोग से आप डरेंगे?
आप अगर क्राइम नहीं किए हैं तो कोई कुछ नहीं करेगा, और अगर क्राइम किए हैं ना तो दरोगा छोड़ वो नहीं करेगा, बहुत हुमच के थुरेगा। तो इंट्रोगेशन समझ में आ गया, नॉर्मली होता है इंट्रोगेशन, आधा एक घंटा पहुंचा के छोड़ देता है सब। अब रिपब्लिक टीवी जो है ना, उसका जो वो है ड्रग दो मुझे ड्रग दो, क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी, उसको मुंबई की पुलिस ने 8 घंटा इंट्रोगेशन किया था, मतलब 8 घंटा तक पूछताछ किया था। इसीलिए वो मुंबई पुलिस पे भड़का हुआ है, कहता है मुंबई पुलिस तुम किस काम की हो, बहुत भयानक था वो। तो वो पत्रकार वगैरह थे। इंट्रोगेशन तो आप समझ गए। अब आता है कस्टडी। कस्टडी का मतलब होता है हिरासत में लेना, अरेस्ट करना नहीं, कस्टडी अलग चीज होता है। जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट लोग हैं, आप लोग को हर 6 महीने पे वैकेंसी आनी चाहिए। आप बताइए मित्रों, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कोरोना खत्म होने दीजिए, फिर इस पर भी आंदोलन करेंगे। और मान लीजिए आंदोलन किए हम, तो आप आगे तो रहेंगे नहीं, आगे हम लोग रहेंगे, तो हम आगे हैं। अब पुलिस कही कि एक काम करते हैं, एक मास्टर को उठा ले जाते हैं, सब आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो पुलिस आएगी, पकड़ के हमको जेल में लेके चल जाएगी, जेल में ले जाएगी, पुलिस स्टेशन में ले जाएगी। पुलिस वहाँ आराम से बात करेगी, अरे क्या है महाराज जी सब अनशन तनशन करते हैं, तो पुलिस 4 घंटा 5 घंटा रखेगी या रातों भर रख के फिर छोड़ देगी। तो नॉर्मल आप झगड़ा को शांत कराने के लिए, किसी प्रोटेस्ट के बड़े नेताओं को हटाने के लिए जो पुलिस ही सब काम करती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कस्टडी में ले लिया, पुलिस कस्टडी या हिरासत में ले लिया। ये नॉर्मल मैटर के लिए होता है, इसके लिए FIR वगैरह नहीं लिखा जाता है, पुलिस पकड़ के ले गई फिर छोड़ देती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है कस्टडी के लिए। कोरोना में कोई बाहर पकड़ा जाता था, पुलिस उठा के ले जाती थी, तो क्या अरेस्ट थोड़ी करती थी, कस्टडी में ले जाती थी। तो इंट्रोगेशन से थोड़ा ऊपर लेवल का हो जाता है कस्टडी, एक दूसरा पर लगाइए देता है कस्टडी। अब उसके बाद अरेस्ट आ जाता है, ये तो बहुत बड़ा चीज हो गया। पुलिस जब अरेस्ट कर लेती है तो आपके ऊपर FIR लिखवा देती है कि फला चीज के लिए अरेस्ट किया गया है। तो ये सीरियस मैटर के लिए पुलिस आपको अरेस्ट करती है। लेकिन पुलिस पे एक प्रेशर है। प्रेशर किस बात का है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर प्रेशर इस बात का है कि यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको कहाँ ले जाइए, जज के पास ले जाइए। अब यहाँ जरा समझिए कि कोई व्यक्ति थे जिन्होंने सीरियस मैटर कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, और मर्डर कर दिए तो सीरियस मैटर है। अब पुलिस उनको कस्टडी में तो लेगी नहीं, अरेस्ट करेगी। लेकिन अरेस्ट करने के बाद पुलिस की एक समस्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसके मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, यानी जज के पास ले जाना है। तो जज कहता है, क्योंकि थाने में जगह नहीं होती है ज़्यादा रखने का, ना ही खाने में, थाना के अंदर पुलिस स्टेशन में खाने पीने का कोई व्यवस्था होता है। तो जज जानता है कि एक 2 दिन थाना में छोड़ देंगे तो खैले बिना मर जाएगा। तो जज उसको क्या कहता है, जेल में भेज देता है। जेल को हम लोग, जेल जो होता है पुलिस के अंडर में नहीं होता है, वो जज के अंदर में होता है। जेल में आप ऐसे घुसिए नहीं सकते हैं, जेल की देखरेख जेलर करता है, लेकिन कौन अंदर जाएगा कौन बाहर निकलेगा ये सारा काम जज करते हैं, चीफ दंडाधिकारी, और कुछ नहीं कर सकता। तो जज क्या करते हैं, जज साहब, जज लोग अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। जिसमें पुलिस अरेस्ट करके लाई है 24 घंटे के अंदर अंदर जज के पास ले जाएंगे, कहेंगे जज साहब देखिए इस ससुरा मर्डर कर लिया है, 2 आदमी को मार दिया है, एगो हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत चोट्टा है यहाँ पर। तो जज कहेगा रे चोट्टा कहीं का, मर्डर कर दिया रे, इसको जुडिशियल कस्टडी में डाल दो। तो पुलिस से उसको लेकर जेल में भेज दिया जाएगा। और अगर आप जेल में हैं ना तो एकदम शांति से, आपको कोई मारता पीटता नहीं है। जेल में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, सीनियर कैदी से होता है। सीनियर कैदी है ना, कहेगा रे इधर पैर दबाओ रे, पैर दबाओ, कोनो कहेगा सर दबाओ, नहीं दबाइएगा पीटबो करता है तो वहाँ पे। तो अब एक बात जरा समझिए, जज साहब को क्या पता करना है कि मर्डर कौन किया, बेचारा पता करना रहता है पुलिस वालों को, और सबूत देना रहता है पुलिस वालों को। जज को तो बस फैसला सुना देना है। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति मर्डर किया है तो उससे पूछताछ करिएगा ना, तो घंटा पूछताछ कीजिएगा। 24 घंटा के अंदर आप जज साहब के पास ले गए, नहीं ले जाएंगे तो जज साहब नौकरियां खा जाएंगे आपका। और ले गए जज साहब के पास तो जज साहब देखेंगे कि मामला नॉर्मल है तो कह देंगे जाने दो जी, मारपीट किया छोड़ दो, ना तुम रखो ना हम रखें, घर जाओ। अब मर्डर टेरर का मामला है तो जज साहब कहेंगे नहीं हमारे पास छोड़ दो, तो जज साहब अपने घरे ले जाएंगे। कहाँ भेज देंगे, जुडिशियल कस्टडी में। और जुडिशियल कस्टडी कहाँ होती है, जेल में। जेल का मालिक कौन होता है, जेलर, जेलर को भेज देंगे। लेकिन एक बात बताइए, अब कैदी जो मर्डर किया है उससे पूछताछ की भी तो जरूरत है कि ते कौन बंदूक से मारा। मान लीजिए कोई सबूत मिला कहीं पे, मान लीजिए कुछ भी मिला, कोई कपड़ा का टुकड़ा मिला फटा हुआ, तो पुलिस को शक होगा कि ससुरा ओकरे फटल का कपड़ा है, मिलाते हैं उससे। तो कहाँ घरे से मिलाइएगा, वो तो जेल में है। तो अब पुलिस का दरोगा आएगा जज साहब के पास, सल्यूट करेगा, जज साहब सल्यूट, वो जो हम आपको कल आदमियाँ दिए थे ना, वो हम मजबूरी में दे दिए थे कि 24 घंटा के अंदर आपके पास ले जाना है, ना देते तो नौकरी खा जाते। अब तनी उसको दे दीजिए, ओकरा से पूछताछ करना है।
दो चार गो गवाह मिले हैं सब गौवा में, वो देखा है सब कि कौन आदमी मारा है, तो एकरा ले जाइएगा तबे ना हम दिखाएंगे कि देख देखते हो ये नहीं ना था, तो गौवा लगाएंगे हाँ हाँ ये है, यही है, यही मारा था यहाँ पर। तो आप हमको उसको पूछताछ के लिए दे दीजिए ताकि हम सबूत इकट्ठा कर सके, सीन को हम रिक्रिएट कर सके। जैसे जो हैदराबाद रेप का केस था ना, तो पुलिस जज के पास जाके कही कि जज साहब जो 4 गो आदमियों को हम दिए थे ना, रतिया जो रेप किया था सब, जिसको आप जेल में भेज दिए थे जुडिशियल कस्टडी में, उसको लाइए, तो उकनी से हम रतिया को फिर ले जाएंगे और सीन को रिक्रिएट कराएंगे ताकि सबूत मिले कि कैसे कैसे किया है। वो तो जानता था पुलिस किसे, जज साहब जैसे देंगे मार देंगे। अब क्या करते, तो जज साहब कहते हैं अच्छा हाँ अगर नहीं देंगे तो सोचा सबूत कैसे जुटाएगा, फिंगरप्रिंट कैसे मिलाएगा, सब चीज़ होता है ना सबूत वगैरह, पुलिस थूर थार करती है। तो पुलिस कहती है हमको दे दीजिए, डिमांड नहीं करती है। डिमांड कब किया जाता है, जब हम आपका चीज वह मानते हैं तो डिमांड, अरे पकड़ के तो हम ही दिए थे जज साहब, इसलिए ये डिमांड नहीं है, ये रिमांड है, हमको वापस दे दीजिए रिमांड, ताकि धक्के पूछ कांच के उनको थाना में बैठाएं। तो पुलिस कहती है हाँ हाँ, तो पुलिस जेलर को लिखती है, ए जेलर इसको रिमांड पे दे दो, दरोगा जा रहा है, फला दरोगा, तो दरोगा वगैरह का रसीद बनता है। तब पुलिस क्या करती है, जुडिशियल कस्टडी से उसे उठाकर कहाँ लाती है, पुलिस रिमांड पर लाती है। अब यहाँ लाएगा आपको थाना में, अब थाना में बांधेगा आपको बढ़िया से, पूछेगा, जांच करेगा, तो ही मर्डर किया था रे। देखिए कानून के हिसाब से आप मार पीट नहीं सकते हैं, लेकिन ये भूल जाइए कि आप पुलिस रिमांड पे हैं और पिटाएंगे नहीं, ये तो असंभव है। अब पुलिस की मार के बाद भाई साहब क्या मस्त मारता है, जो पिटाता है वही समझता है। तो ये जांच करती है, सबूत जुटाती है रिमांड पर लेकर, और सीन को रिक्रिएट करती है। और यहीं पे अगर भागने की कोशिश की है ना, तो मार देती है। भाग रहा था जज साहब, भाग रहा था, तो जज साहब कहेंगे कि कौन कौन ड्यूटी पे था, तो रमेश, सुरेश, अब्दुल, ये लोग 8 आदमी थे। तो उनसे पूछेगा सही में भाग रहा था, हाँ साहब भाग रहा था। तो आपको पता है ये कानून में वही चलता है जो क्या है, जो साबित कर दिए। तो ये आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। रिमांड पर क्यों लिया जाता है, नॉर्मल चीज़ों को रिमांड पर नहीं लिया जाता। जैसे मान लीजिए कोई किसी को सपोज कीजिए कि कोई किसी को एक लाठी लेकर सर फोड़ दिया, अब पुलिस गई, लाठी भी मिल गया, वो आदमी भी मिल गया, और जिसका सर फूटा था वो भी मिल गया। तो जिसका सर फूटा था वो लिखवाएगा कि फला आदमी ने मेरा सर फोड़ा और लाठी से। तो पुलिस को लाठी भी मिल गई, सर वो व्यक्ति भी मिल गया, गवाह भी मिल गया। तब पुलिस क्या करेगी, उन्हें 24 घंटे के अंदर जज साहब को दे देगी, और जज साहब रिमांड पे कहाँ भेज देंगे, जुडिशियल कस्टडी में। अब पुलिस आएगी कि साहब जिन कपारवा फोड़ा था ना कलिया, वो हमको दे दीजिए, हम ओकरा से फिर पूछेंगे। तो जज साहब कहेंगे रे लोल है रे, अब कौन चीज पूछेगा, जिन्हें लाठी से मारा था तो लाठिया मिलिए गया, आदमिया मिलिए गया, अब कौन चीज, अब मुकदमा चलेगा, भागे यहाँ पे, हम नहीं जानते तो थुरेगा वहाँ पर। तो आप जब तक जुडिशियल कस्टडी में हैं आराम से हैं, पुलिस कस्टडी में ठुकाएंगे। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 दिन का होता है। हालांकि महाराष्ट्र का एक कानून है मकोका, महाराष्ट्र क्रिमिनल कानून है मकोका, वो भी निवारक निरोध है। उसमें 1 साल तक के लिए आपको क्या कर देता है, पुलिस रिमांड पर दे देता है, अब 1 साल तक तुरेगा आपको। तो जनरली ये मैक्सिमम जो होता है वो 15 दिन का होता है। अब जैसे मान के चलिए कि आप कोई मोबाइल है जिसमें 15 GB का खाली जगह है, तो कोई 15 GB थोड़े ना भरता है, 1 GB छोड़ के 14 GB भरता है। तो जज साहब को पावर है कि 15 दिन तक पुलिस रिमांड पर दे सकते हैं, लेकिन जनरली जज साहब 15 दिन देते नहीं, वो 14 दिन के पुलिस रिमांड पर देते हैं। पुलिस ले आएगी जेल से आपको रिमांड पर, आपसे पूछताछ करेगी, खूब बढ़िया से पूछ कर देगी, आप हो जाएंगे शांत। तो ये आप इतने चीज़ों को आप समझ में आ गया, आप लोग को ये चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये सिलेबस में नहीं पूछेगा, ये जानकारी के लिए आपको भले ये आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इस क्लास में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास जब आते हैं तो उसमें हम लोग करेंगे लोग अनुच्छेद 23 और 24, यानी स्वतंत्रता का जो अधिकार बताए थे। देखिए भाग 3 में आपका क्या चीज़ था, भाग 3 अगर आप देखेंगे शुरुआत से भाग 3 में, तो भाग 3 में क्या क्या था, मूल अधिकार था भाग 3 में। और ये मूल अधिकार कहाँ से था, 12 से लेकर 35 तक। इसमें पहला जो मूल अधिकार था वो क्या था, समानता का। अब ये कहाँ से कहाँ तक था भाई, 14 से लेकर 18 तक, ये हम आपको YouTube पे पढ़ा दिए। दूसरा क्या था आपका, स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से था, 19 से लेकर 22 तक, तो जिसमें हम 19, 20 और 21 YouTube पे पढ़ा दिए, 22 ये वाला आपका हो गया। अब तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। 6 टाइप के अधिकार थे ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या चीज़ है, तो ये 2 ही अनुच्छेद में है, एक 23 में है, एक 24 में है। तो अभी इसके लिए इतना ही। आप इसको क्या करेंगे, एक बार जितनी चीज़ों को हम बोले हैं उसको, जिस तरह से मीडिया वाले क्या करते हैं, किसी चीज़ को हाईलाइट करके लिख लेते हैं, तो दिमाग लगाइए आप, दिमाग को इस तरह से काबिल बनाइए
कि दिमाग किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोक सके। अब आप एक तरह से इसको वीडियो को रोक दीजिए और एक छोटा सा रफ कॉपी लिख करके आप हाईलाइट लिखना चालू कीजिए, क्या क्या बताए थे छोटा छोटा चीज़ में। अब जैसे हम आपको क्या बताएं कि 24 घंटे के अंदर जज के पास ले जाना पड़ता है, इसमें यातायात का समय नहीं होता है, छुट्टी का दिन नहीं गिना जाता, तो इतना थोड़ी ना रखिएगा रिमाइंड के लिए बस वहाँ 24 घंटा लिख देंगे तो आपके दिमाग में एक फिगर आ जाएगा, हाँ भैया 24 घंटे में ले जाना है, छुट्टी और ट्रांसपोर्टेशन का टाइम नहीं लगता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? निवारक निरोध में कितने दिन तक, 3 महीने तक रख सकता है, उससे ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। तो एक रफ फिगर बनाइए, उसके बाद जो PDF में है आप PDF को रिवाइज कीजिए, वहाँ पे आपका मन करे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि कभी खाली बैठे रहे तो उसे देख लीजिए। फिर जैसे भाग 3 खत्म होगा हम आपको इसका टेस्ट के लिए प्रोवाइड कर देंगे। अब जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 23 और 24 बताएंगे। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद। देखिए इससे पहले के क्लास में हम आपको आर्टिकल 31 तक समझा दिए थे। हाँ, उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि भाग 3 में हम लोग को किस चीज़ की चर्चा दिया गया है भाई साहब। तो भाग 3 को मूल अधिकार कहते हैं, इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक है। 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है कि स्टेट किसे कहा जाता है, जो हम पे कानून लगा सकता है। 13 में क्या कहा गया? अल्पीकरण यानी संविधान के बनने से पहले के वह कानून जो अभी के मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं उसे समाप्त कर दिया जाएगा। 14 कानून के आगे सब बराबर है। 15 जाति धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं। 16 लोक नियोजन यानी नौकरी में समानता। 17 छुआछूत का अंत है। 18 में बताएंगे क्या चीज़ है? उपाधियों का अंत है, बहादुर ये सब की उपाधि नहीं रख सकते। 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है, इसे संविधान का रीढ़ कहते हैं। 20 में क्या कहा है भैया? 20 में कहता है कि संविधान जो है 20 अनुच्छेद कहता है कि एक गलती की एक सजा देनी है और उस समय के कानून के हिसाब से ही आपको क्या करना है? सजा देना ही नहीं कि पहले या बाद के कानून को मतलब आपको सजा देना है। 20 में क्या कहा गया है कि आप, ये तो 20 हो गया। 20 के बाद क्या आता है भाई? 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसे आप, और उसी में क्या है? निजता का अधिकार है, आप बिना कानूनी प्रक्रिया से किसी की जान नहीं ले सकते हैं। 20 और 21 को राष्ट्रपति भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना है, 24 घंटे में जेल में ले जाना है, पसंदीदा वकील रखने की स्वतंत्रता है। 22 हो गया। यहाँ पे एक 21 का भी है जिसमें शिक्षा का अधिकार है, बताए थे आपको। 23 में बताइए ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें क्या कहा गया? बलात् श्रम बेगारी नहीं करा सकते हैं। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। 27 धार्मिक कार्यों के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 अल्पसंख्यकों को उनके भाषा या लिपि के आधार पर विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा की चर्चा है। 30 अल्पसंख्यक अपना चाहे तो स्कूल खोल सकते हैं। 31 में क्या था भैया? तो ये क्या था आपका? संपत्ति का अधिकार, अब इसे समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है कि संविधान की आत्मा तो साइड की चीज़ है, उसको बाद में समझाएंगे। ये जितना हमारा मूल अधिकार है ना, ये तो सारा का सारा मूल अधिकार है भाग 3 में जिसकी चर्चा है। तो कहा जाता है कि इस मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। देखिए अनुच्छेद 32 खुद एक मूल अधिकार है क्योंकि 12 से 35 के बीच में आ रहा है। तो ये हमारा मूल अधिकार, इसलिए हमारा मूल अधिकार बना हुआ है। मूल अधिकार का मतलब हमसे कोई नहीं छीन पाता है। तो ये अधिकार हमारा मूल अधिकार केवल इसीलिए है क्योंकि ये वाला मूल अधिकार है। तो मतलब अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कौन है? अनुच्छेद 32। ये क्यों ऐसा कहा जाता है? तो ध्यान से समझिए, ये हमारी गारंटी लेता है, बट गारंटी इज नथिंग विदाउट गारंटर। कहा जाता है ना कि अब जैसा हम कह देते हैं कि एक काम करो ना, एक मोबाइल ले लो, उसमें 10 साल की गारंटी है। तो आप पूछेंगे ना भाई ये गारंटी लेने वाला कौन है? अभी खाली लिख देंगे 10 साल की गारंटी है, खराब हो गया तो किसके पास जाइएगा? तो गारंटर होना चाहिए कि नहीं? तो यही है हमारा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है आर्टिकल 32, ये हमारे संविधान का जो भाग 3 है, जो हमारा मूल अधिकार है, उसकी गारंटी लेता है। और गारंटी इस बात का लेता है कि भैया ये तुम्हारा मूल अधिकार है, सरकार तुमसे नहीं छीन सकती है, और अगर छीन ली ना तो तुम डायरेक्ट आ जाओ मेरे पास। तो अनुच्छेद 32 डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का आदेश दे देता है। सोचिए कितना पावरफुल है अनुच्छेद 32। इसके तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार। यानी हमसे हमारा कोई मूल अधिकार छीनेगा ना तो बाढ़ में गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बाढ़ में गया हाई कोर्ट, सीधे कहाँ चलेंगे? सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। बाकी आपको कोई अधिकार दे दे तो देखते हैं जो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दे। पूरा 395 अनुच्छेद पढ़ लीजिए। नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट में, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद हाई कोर्ट
में जाना पड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। जबकि ये अनुच्छेद 32 कहता है कि भाई साहब सीधा सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, उससे उसका मूल अधिकार मत छीनो। जैसे पंडित जी लोग को क्या है, चुड़की रखने की स्वतंत्रता है, कोनो काट दिया तो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया। धार्मिक स्वतंत्रता किस में भैया? 25 में है। अब ध्यान से देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो 25 में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया कि नहीं 25 के तहत। अब ये 32 का गए सीधे चल सुप्रीम कोर्ट, इधर उधर ना चुटकी क्या काटा रहे, सुप्रीम कोर्ट। कोनो मौलाना साहब का कोनो दाढ़ी नोच लिया, सीधे कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। इसलिए आप किसी व्यक्ति पर धार्मिक स्वतंत्रता का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब जैसे एक ठो विवाद आ जाता है ना, वंदे मातरम, कुछ मुस्लिम लोग कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इसका भी एक लॉजिक है, आगे समझाएंगे। देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारा संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के हिसाब से स्वतंत्रता है। अब इस्लाम धर्म जो है ना वो एक ऐश्वरवाद है, वो कहता है कि हम केवल अल्लाह की पूजा करेंगे, उसके सिवा किसी का पूजा नहीं कर सकते, ये इसका मूलभूत सिद्धांत है। और वंदे मातरम कहने का सेंस क्या होता है कि हम इस धरती की पूजा करते हैं। तो देखिए बात में कुछ खास नहीं है, लेकिन एक सिद्धांतवादी मतभेद है। वो कहता है कि हम केवल अल्लाह की पूजा करेंगे, सम्मान सबका करेंगे, लेकिन पूजा करेंगे केवल अल्लाह का। मुस्लिम अपने माता पिता का पैर नहीं छूते हैं। रीजन क्या है कि पैर छूने का मतलब वंदना करने का होता है, तो वो नहीं छूते हैं उसका। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं छूते हैं लोग पैर वगैरह। तो वो क्या कहते हैं कि भैया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, हम एक ही की पूजा करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी जब इस पे संसद में बहस हो रहा था कि हम वंदे मातरम सुजलाम सुजलाम मलयज सुतलम इसको हम लोग अपना राष्ट्रीय गान बनाए कि जनगण मन को, तो फिर यही विवाद आ गया कि भाई राष्ट्रीय गान सबको गाना रहता है, इसमें इस्लाम धर्म जो है वो धार्मिक भावना को लेके इसे नहीं गाएगा। आगे इसकी चर्चा करेंगे अभी और डिटेल से कि क्या ये उचित है या नहीं है। तो आप उस पर जबरदस्ती नहीं करा सकते। कहाँ चल जाएगा? 32 पे चल जाएगा। जैन धर्म नंगे रह सकते हैं, दिगंबर लोग क्या रहते हैं, नंगे रहते हैं। आप कहेंगे कि ना कपड़ा पहन सभ्य समाज है, भाई उसकी धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 कहता है कि दिगंबर को नंगा रहना ही है, तो कहाँ चल जाएगा? 32 के तहत। तो जितना मूल अधिकार है इसका गारंटर कौन है? अनुच्छेद 32। गारंटी कौन दे रहा है? अनुच्छेद 32। और गारंटी ले कौन रहा है कि मेरे पास आओ? सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ आवर ऑल फंडामेंटल राइट्स। समझ में आ गया आप लोग को? अब आगे थोड़ा सा आप इस पे इंपॉर्टेंट देखते हैं एग्जाम में कैसे पूछेगा। तो ये तो समझ गए होंगे इसे इतना इंपॉर्टेंट क्या है। इसके इंपॉर्टेंस को देखकर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा तथा संविधान का हृदय कहा था। हृदय, दिल, सोल एंड हार्ट। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दिल है 32, हृदय है 32, मतलब आत्मा है 32। रीढ़ कौन है? अनुच्छेद 19। और संविधान की कुंजी कौन है? कुंजी वो प्रस्तावना है, वो आगे पढ़ाएंगे आपको। प्रियम्बल है। संविधान का रक्षक कहा जाता है किसे? अनुच्छेद 32 को। अब तो समझ में आ गया रक्षक क्यों कहते हैं। भैया सीधे आ जाओ वहां पर, मूल अधिकार का गारंटी लेता है ये आपका क्या है? गारंटर है आपका, अनुच्छेद 32 है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार। अनुच्छेद 32 का टेक्निकल नाम क्या है? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार मतलब रेमेडियल। एक उपचार मतलब क्या होता है? इलाज है। मतलब आओ कुछ बिगड़ल आओ, हम तो संवैधानिक तरह से क्या कर देते हैं? इलाज कर देते हैं, रेमेडियल हो जाता है। अब इसमें बात क्या चीज है? आखिर ससुरा के पास 32 के पास हम तो ये समझ गए कि नहीं 32 ये कर सकता है, करेगा कैसे ससुरा 32 ये? तो उसके लिए कहा गया है कि न्यायिक कार्रवाई करेगा। तो अनुच्छेद 32 है क्या? न्यायिक उपचार। इस उपचार माने इलाज। इलाज कैसे करेगा? तो न्यायिक कार्रवाई से इलाज करेगा। अब डॉक्टर ऑपरेशन कैसे करता है? छुरा कैंची उची रख ले रहता है, अलग अलग डिजाइन के कैंची रख ले रहता है। तो ऑपरेशन वाला को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन अपरेटस कहा जाता है। ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे तो अलग अलग टाइप के छुरा कैंची रख ले रहता है। तो वही न्यायिक उपचार के लिए ना ये भी अलग अलग छुरा कैंची रखा है, चीर फाड़ कर देगा किसी का भी। तो जिससे ये चीर फाड़ करेगा ना उसको हम लोग कहते हैं रीट। इंग्लिश हिंदी दोनों का रीट। रीट मतलब होता है आदेश। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ये कोर्ट का एक ऑर्डर है जो स्पेशली निकालता है कोर्ट अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट, और ऑर्डर देता है। अब आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कितना भयानक है कि एक बार ऑर्डर दिया ना तो आसाराम चल गए जेल में, एक बार दिया राम रहीम चल गए जेल में। सुप्रीम कोर्ट एक बार बोल दिया था कि भाई जनप्रतिनिधि की धारा जो 2013 में कानून लाई थी जिससे कहता था लालू यादव छूट सकते थे, भेज दिया एक के बाद जेल में। किसी का पावर है? इंदिरा गांधी को भेज दिया था। इससे बड़का पावर सुप्रीम कोर्ट से किसी का नहीं है। अब सोचिए हम एक आम व्यक्ति को अनुच्छेद 32 इतना अधिकार देता है कि सीधे जाइए सुप्रीम कोर्ट में और ऑर्डर ऑफ कोर्ट लेके आइए। अब कोर्ट का ऑर्डर लेके चलाएंगे ना तो समझते हैं ना वो दरोगा हो चाहे एसपी कमिश्नर कुछ भी हो, झाड़ देगा वहां पे। सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रधानमंत्री पूर्व करते हैं लोग वहां पे। जानता है कि एक बार लिख देगा अयोग्य है तो फिर चिल्लाते रह जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे ना नवाज शरीफ,
क्या किए नवाज शरीफ को? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि ये प्रधानमंत्री लायक है नहीं, चल गए नवाज शरीफ, चिल्लाए अब तो नहीं पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान से ज़्यादा थेथर होता है क्या दुनिया में? उनका थेथर ही निकाल दिया वहाँ का सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोग के नेतवा तो पाकिस्तान इतना थेथर नहीं है सब। हमारे नेतवा क्राइम व्राइम में उतना नहीं रहता है सब। हमारा नेतवा 80% घोटाला में रहता है सब, 20% क्राइम में रहता है। वहाँ वाला तो सीधे बम मारता है सब। तो अब समझते हैं कितने टाइप का आदेश है। जैसे आप मेरे क्लास में आइएगा तो हम कई टाइप का आदेश दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बीमार पड़ गए तो स्टाफ को आदेश देंगे, अरे उतारो इसको ले जाओ हॉस्पिटल ले जाओ। आप नहीं पढ़ पा, मान लीजिए आपके पास सपोज कीजिए कि पैसे कम पड़ गए, आप मेरे पास आइएगा तो हम क्या कहेंगे स्टाफ से कि ले जाओ हॉस्पिटल ले जाओ। अरे दूसरा आदेश देंगे, कहेंगे अच्छा इसको थोड़ा सा कम फी में कर दो। समझाएंगे कि नहीं? दूसरा आदेश हो सकता है। कई टाइप के हमारे पास भी अधिकार रहते हैं। मान लीजिए पढ़ाई नहीं करिएगा तो क्या कहेंगे, हॉस्पिटल ले जाओ कि फीस कम कर दो। स्टाफ को लेंगे मोटका बांस ले और मार 20 बांस खोपड़िए पे फोड़ दो मुड़िए कर। तो अलग अलग आदेश दे सकता है। जिसके पास शक्ति है ना वो सिचुएशन के हिसाब से आदेश दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश देंगे ना कि आप खुला छूट दे देंगे सुप्रीम कोर्ट को, ससुरा जज में पगला गया, पता चला मेहरारू से झगड़ा करके ले है, आपको कह दे मार तो चट्टा का फांसी दे देंगे। तो इसलिए जज को भी रोका गया कि कहीं यो मत पगला जाए। तो इसके लिए जो रीट होते हैं भाई साहब, ये रीट कहेगा कि रीट कितने टाइप के होते हैं। तो रीट 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के ऑर्डर दिए जाते हैं? 5। अब वो कौन कौन से 5 ऑर्डर है उसको समझते हैं। पहले एक एक करके समझा देते हैं, फिर एक ट्रिक देंगे लास्ट में, एक बार में याद हो जाएगा। पहला रीट जो है वो हॉबियस कर्पस है। भाई साहब पहले समझिए ये इंग्लिश नहीं है और ना ही ये कानूनी भाषा है, ये लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। हॉबियस कर्पस, हॉबियस कर्पस को हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हॉबियस कर्पस का जो वर्ड इसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में टू हैव द बॉडी, उसका शरीर लाओ। तो देखिए ध्यान से समझिए, इसको हिंदी में कहा जाता है सशरीर प्रस्तुत करना, मतलब उस व्यक्ति को शरीर के साथ लेके आइए। अब क्या है ये? तो ये बहुत ही जरूरी है। दरोगा को क्या पावर है कि भाई आप गिरफ्तार किसी को कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर कोई खतरनाक काम किया तो बिना वारंटी के गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन वही बोलता है, क्या बोलता है वहीं पर कि 24 घंटे के अंदर जज के पास ले जाइए। तो अरे भाई जज साहब एगो जिला में बैठल रहते हैं, उनको फुर्सत है कोने थाना में कौन पकड़ाया, हर 5 किलोमीटर पे आपको थाना मिलेगा, फुर्सत नहीं ना है। अब दरोगा रख लेगा जेल में, अब मारेगा ससुरा, पैसा मांगेगा। अब या तो आप थुराइए और नहीं तो खान सर से क्लास कीजिए, आप बच जाएंगे। मान के चलिए कि आप को दरोगा थुर रहा है। आजकल का लड़का कोनो लड़की को लेकर भाग जाता है और उसको पकड़ाता है ना तो गांव वाला माई बाप क्या कहता है, लड़किया का तो घर वाला पीटता है सब कचर के। 1 महीना में उसका टारगेट बैच चला के शादी कर देता है सब, ले कोनो बूढ़ सूढ़ को थमा देता है। और जो लड़की वाले के भागा रहता है ना उसको दरोगा बड़ी मार मारता है, थाना में बंद करके 2 दिन पीटता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? खुद तो पिटा रहे हैं, अब कैसे जाएंगे बाहर छूट के? तो अपने किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के साथ या फिर किसी वकील के थ्रू आप कहवाइए। थाने में तो आपको मिलने दिया ही जाएगा, और नहीं भी मिलने दिया जाएगा तो घर वाले को पता नहीं कि बबुआ पिटा रहा है, तो कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाए, आप कहें कि भाई साहब आप हमारा जो व्यक्ति है इसे फला थाना ने पकड़ लिया है और छोड़िए नहीं रहा है। कोनो को तो 10-10 दिन नहीं छोड़ता है। तब सुप्रीम कोर्ट के गया नहीं छोड़ रहा है, इधर होगा अपने आप को कौन चीज समझता है रे? हॉबियस कर्पस अपना उसका एक आदेश पाल होता है। देखिएगा जज बैठल रहता है, बगलिया में रहता है, लिखा तो कौन थाना है, कौन थाना है? तो आप बताइएगा कि हमारा लखनऊ का थाना है, आलमगंज थाना। तो कहेगा आलमगंज थाना को आदेश दो तो हॉबियस कर्पस। अब वो हड़क जाएगा, तुरंत फैक्स आएगा थाना में, हॉबियस कर्पस किसको किसको गिरफ्तार किए, तुरंत छोड़ो। जिसका 24 घंटा से ज्यादा हो गया या तो कोर्ट में ले जाओ या तो छोड़ो। अब तुरंत जज का बात आ गया। और अगर वो अवहेलना किए और उस दरोगा को पते नहीं कि अगर पीछे से अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंक्वायरी के दिया तो पूरा थाने में ससुरा टर्मिनेट कर देगा। जा, इतना भयानक पावर होता है। अब क्या करेगा? या तो उसको छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। अगर छोटा मोटा क्राइम किया तो रिलीज करो, नहीं भी रिलीज करोगे तो कोर्ट के पास जाओ। अब कोर्ट में चले जाएंगे ना तो कोर्ट जो होता है ना आराम से एसी में बैठल रहता है सब, वो आपके मामले को सीरियस नहीं लेता है सब, कानून के हिसाब से देखता है सब। ओ लड़की लेके भागल है, अच्छा जाओ मुकदमा कर दो जी। या फिर सीरियस मैटर रहेगा तो आपको कह देगा अच्छा जेल में भेज दो। जेलवा में पिटाई नहीं होता है, मेन तो पीटता है सब पुलिस वाला। आपको बढ़ा दिए रिमांड क्या चीज होता है, तो 22 में पढ़ा दिए थे। तो सोचिए हॉबियस कर्पस का मतलब क्या आता है कि तुम मुझे शरीर के साथ उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करो, उसके वकील को नहीं ला सकते हो। तो आपसे कहेगा कि हॉबियस कर्पस में क्या उसका प्रतिनिधि कोई रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है? हाँ, केस करने के लिए जा सकता है, लेकिन दरोगा को उस अपराधी को जिसे
उसने डिटेन किया है, रखा है, उसे सशरीर लाना पड़ेगा। इसलिए एक किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रीट कौन सा है? तो भैया ये आपका हॉबियस कर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण कहेगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, पर्सनल जो फ्रीडम होता है उसके लिए। पता चला हम खा रहे हैं कहीं, मान लीजिए चौराहा पे फुचका गुपचुप खा रहे हैं, कोई पुलिस वाला उठाया, कहा खान सर चल चल, थाने में पकड़ के रख लिया, कहीं ये पढ़ाई जेल में पढ़ाइए, दरोगा है हम। दरोगा हो तुम तो, दरोगा हो तो दरोगे बन रहिए भाई, आपसे भी ऊपर है सुप्रीम कोर्ट है, आपका पावर है, अच्छी बात है, आप क्राइम कंट्रोल कीजिए, हमें को उठा के लेके चल जाएगा। तो आपको अगर कोई उठा के ले जाता है ना, सीधे कंप्लेन कीजिए सुप्रीम कोर्ट में। आप एक बात बताइए, आप मान लीजिए आप रहने वाले बिहार के हैं या झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश वाले हैं, समझ आ गया, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग भाई साहब जो नागालैंड वगैरह के लोग हैं, आप लोग थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो भाई हम एक लड़का कर आएगी सर हम बंगाली जानते हैं, हिंदी नहीं जाता, तो भाई हम बंगाली नहीं जानते हैं, तो थोड़ा थोड़ा समझिए नॉर्थ ईस्ट वाले लोग, धीरे धीरे आप लोग को भी आदत हो जाएगा। तो एक बात बताइए, कोई नागालैंड का, वो दिल्ली जाएगा सुप्रीम कोर्ट, के पास पैसे नहीं है, अब क्या करेगा? तब तो चुपचाप रहिए, दरोगा पीटेगा। तो इसी में एक और अधिकार है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट दूर है ना तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। कितना बढ़िया संविधान बना के दिया सब यहाँ पे, क्योंकि देश इतना बड़ा है, सोच रहा है वो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, वो दिल्ली में जाने के बाद समझे में नहीं आएगा, बहुत दूर ना हो जाता है। तो अगर आपका अधिकार कोई छीना है तो ये ले सकते हैं। अब एक बात बताइए, अब आप कहेंगे कि सर गिरफ्तार कर लिया तो हमारा अधिकार कैसे छीना? अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि आपको प्राण की स्वतंत्रता है और पर्सनल लिबर्टी है, आपको कोई डिटेन नहीं कर सकता है बिना कानून के हिसाब से। कर लिया तो हॉबियस कर्पस लइए, किसी को कोई दिक्कत है? हॉबियस कर्पस जो है वो एक तरह का रीट है, रीट का मतलब होता है कोर्ट का एक जबरदस्त आदेश, ये एक तरह का रेमेडी है। ये तभी लाया जाता है जब किसी को आप 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार कर लिए हैं, तब हॉबियस कर्पस लाए। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट बताएंगे, देखते हैं कितना रिवाइज किए हैं। अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है 24 घंटे से ज्यादा, तो क्या उस पर हॉबियस कर्पस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये निवारक निरोध अधिनियम में पुलिस जो है आपको 3 महीने तक बिना FIR बिना चार्जशीट के ही रख सकती है, तब उस पर नहीं लगेगा आपका। तो ये हॉबियस कर्पस किस पे नहीं लगता है भाई साहब? तो ध्यान रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे ये चीज़ें नहीं लगती है। तो पहला आदेश समझ में आ गया। कितने प्रकार के रीट होते हैं? 5। अगला रीट समझते हैं। दूसरा जो रीट है उसका नाम है मेंडेमस। भाषा अजीब है, लैटिन भाषा है। मेंडेमस का अर्थ होता है वी कमांड, हम तुम्हें कमांड देते हैं। सेना का कमांडर जो होता है ना, कमांडर कर्नल वगैरह होते हैं, CO बोलते हैं, कमांडिंग ऑफिसर। एक बार बोल दिया गोली चलाओ तो गोली चलाइए, बाद में देखिए ससुरा बाप को चला दिए हैं, नहीं चलाएंगे तो कमांडर में मार देगा। तो वही कहता है कि ये जो कोर्ट है ना, ये कमांडर है, ये आदेश देता है। तो मेंडेमस को हिंदी में बोलते हैं परमादेश। अब ये हिंदी में थोड़ा सा ना आसान हो जाता है समझना। वो बंदी प्रत्यक्षीकरण एकदम आराम से लग रहा था, ऑब्वियस कर बंदी को प्रत्यक्ष लाओ। अब परमादेश का देखिए, परम प्लस आदेश, परम मतलब सबसे बड़ा, जैसे देखते हैं परम परमेश्वर, तो इसी तरह परमादेश मतलब सबसे बड़ा आदेश है। कोर्ट का ये आदेश होता है परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ये कब दिया जाता है? जब कोई पब्लिक सर्वेंट मतलब होता है सरकारी नौकरी वाला, तो जब कोई सरकारी काम करने वाला व्यक्ति अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, उसमें लापरवाही करता है, तो कोर्ट के पास आप चले जाइए और कहिए कि हमारा अधिकार है, ये छीन रहा है। जैसे आपका अधिकार है शिक्षा का अधिकार, अब अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार है कि नहीं? सरकारी स्कूल का मास्टर ससुरा कुर्सी पे बैठ के खैनी लगा रहा है, मैडम सब बैठ के स्वेटर सी रही हैं सब, ये तो आपके अधिकार को छीन रहा है। अनुच्छेद 32 कहता है कोनो अधिकार छीना सीधे आ सुप्रीम कोर्ट में, तो सीधे चलिए सुप्रीम कोर्ट में और कहिए कि हमारे स्कूल का मैडम सब आके ना सीरियल का बात बतियाती है सब, कि रस्सी रसोड़े में कौन था, ये सब बतियाती है सब, इस सब पे रोक लगाइए, क्योंकि पब्लिक ड्यूटी ठीक से नहीं करती हैं सर। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा अच्छा बात, ऐसा बात है, एक काम कर तो है परमादेश जारी करो। कौन स्कूल है, उस स्कूल का परमादेश जारी कर देगा। आप बता दीजिए कौन मैडम ज़्यादा बतियाती है, कौन टीचर ठीक से नहीं पढ़ाता है, सीधे ले आएगा वहाँ पर। हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, देख रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है, सरकारी डॉक्टर उतना वैल्यू नहीं देता है, ये सब होता है, तो सीधे क्या ले आइए? परमादेश। लेकिन वो भी जानता है सब सरकारी ड्यूटी वाले कि हिंदुस्तान में 90% लोग को तो ये पता ही नहीं है, फिर लेके कौन आएगा? तो बहुत दिक्कत हो जाता है, उन लोग को इसी का फायदा हो जाता है। कोर्ट क्या करे भाई साहब, 130 करोड़ जनसंख्या है, एगो 138 करोड़ हो गया है और एगो सुप्रीम कोर्ट है, कितना का इलाज करे? लेकिन व्यवस्था है, आप जाएंगे तो करेगा, ऐसा नहीं है कि, लेकिन आप जाते ही नहीं है, तो वहाँ लेके आइए परमादेश, और वो परमादेश जारी कर देगा, आपके स्कूल के हेडमास्टर को भेज देगा कि देख लीजिए हम आपको ये बता रहे हैं, फला टीचर है, कोनो कंप्लेन आया है, परमादेश
आप उसको तुरंत क्या कीजिए, लागू कीजिए। नहीं तो हम अगर एक्शन ले लेंगे ना, तो हम एक्शन ले लेंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा, फिर हम तो एक के बाद टर्मिनेट कर देंगे। जो होता है मैंडेमस किसके लिए लाया जाता है, जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे ढंग से नहीं कर रहा होता है तो उसे मनवाने के लिए क्या लाया जाता है भाई, परमादेश को लाया जाता है। समझ में आ गया आप लोग को परमादेश क्या होता है। लेकिन परमादेश दो लोगों पर नहीं ला सकते हैं, किसको किसमें, तो देश का सबसे बड़ा मुखिया होता है राष्ट्रपति, काम ठीक से करे या नहीं करे उस पर परमादेश नहीं ला सकते। और राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल, ये भी करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इन लोग के पास कोई पावर, मतलब रियल में पावर नहीं है, लेकिन लिखित में इन्हीं लोग के पास पावर है। समझ आएगी कि नहीं आ गया। परमादेश, अब राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर रहा, रामनाथ कोविंद कौन सी करते हैं बैठ के पहाड़ी पे, रायसीना की पहाड़ी पे, लेकिन आप उनके खिलाफ नहीं ला सकते, ये नियम है। परमादेश समझ में आ गया। अब जैसे आप रेलवे में है या फिर कहीं पे भी है, कोई जो आपका मूल अधिकार है अगर छीना, तो आप उसके लिए क्या ला सकते हैं, परमादेश ले आ सकते हैं। हमारे खिलाफ परमादेश लाइएगा कि क्लास टाइम से नहीं ले लेते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है हमेशा इनके पास, नहीं ला सकते क्योंकि हम पब्लिक ड्यूटी पे नहीं है, हम प्राइवेट ड्यूटी पे, मेरा अपना है। तो ये परमादेश केवल सरकारी पे लगता है। चलिए आप समझते हैं तीसरा मूल अधिकार जो है आपका रीट जो है, उसे हम लोग कहते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में कहा जाता है को-वारंटो। इंग्लिश तो अजीब है, को-वारंटो। वारंट मतलब होता है अधिकार, वारंट नहीं बोलते हैं तुम्हें, हम गिरफ्तारी का वारंट दिखाते हैं, मतलब गिरफ्तार करने का ये अधिकार है, दिखा रहे हैं वारंट। तो को-वारंटो इसका अधिकार होता है किस वारंट पर, यानी किस अधिकार पर, इसका जो अर्थ होता है ये कब लाया जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है फर्जी नौकरी ले लेता है। आपके बगल वाला पड़ोसी है, घूस उस दे के नौकरी हो गया, उसका फर्जी है, आप जान गए तो सीधे चलिए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दिए वो आदमी फर्जी है। अब सुप्रीम कोर्ट जिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा होगा ना, उस पर एक लेटर भेज देगा को-वारंटो उसके नाम से, कि वो आदमिया जो है वो किस आधार पर जॉब कर रहा है ये बताइए। तो वो फॉर्म कब भरा था, वो फॉर्म लाइए, उसका पीटी में कितना नंबर था, मेंस में कितना था, इंटरव्यू हुआ था अगर तो उस इंटरव्यू में कितना नंबर था, कहाँ पे वो ट्रेनिंग लिया, पहली सैलरी कौन दिया, पूरा खखोर के सुप्रीम कोर्ट जांच लेगा। और उसके बाद पकड़ा गए ना, जितना सैलरी लिए सब उगलवा लेगा, जेलों भेज देगा आपको। तो जब कोई व्यक्ति जिस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है उस पोस्ट पर काम करने लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाके बता सकते हैं। अब कोर्ट जज नहीं ना घूमेंगे सब सड़क पे, कौन है यहाँ पे, नहीं ना कर सकते हैं, को-वारंटो कर सकते हैं। समझ में नहीं गया। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। मेरे साथ कैसे हो गया था, हम जल्दबाजी में थे, ट्रेन में जा रहे थे, तो हम एक्चुअली बाहर सफर में जाते हैं तो लोअर पहन लेते हैं, कंफर्टेबल रहता है, सज धज के कौन जाएगा वहाँ पे। तो एक पुलिस वाला था, वो हमको समझाना कि कहीं का मतलब छोटा मोटा आदमी है, इसको पैसा ऐंठ लेते हैं। अब पुलिस वाला आया ना, तो हमसे कह रहा है टिकट लाओ। हम कह रही भाई साहब ये टिकट काहे मांगता है। तो अब कह देखिए हम इलीगल तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपको मेरा सामान चेक करना है कि बंदूक वंदूक नहीं तो चेक कर लीजिए, टिकट चेक करना है तो आप टीटी को बुलाइए, हम दिखा देंगे आपको। अब टिकट की जिम्मेदारी आपकी तो है नहीं यहाँ पे। तो तन गया वहाँ पे कि नहीं हम टिकट चेक करेंगे। हम कहें कि आप हमको जितना सिक्योरिटी जांच करना है कर लीजिए, इस बॉगी में ऑलरेडी टिकट जांच करने के लिए है, वो टिकट आएगा हम दिखा देंगे, हम आपको नहीं दिखाएंगे। ऐठने लगा वहाँ पे कि चलो गिरफ्त उतारते हैं। और ससुरा हमको उतार लिया अगला स्टेशन पे, आगरा के पास। चल दिखाते हैं, उन सबका बड़ी दबदबा रहता है, उतार लिया हमको, कह कोई बात नहीं उतार लो यहाँ पे, ले गया वहाँ पे। तो इत्तेफाक से जो उसका सीनियर अफसर था ना, वो एसपी रैंक के होते हैं सर रेलवे में, सीनियर अफसर ने, उनको हम साफ साफ बता दिए कि भाई साहब आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट योर कांस्टेबल अंडर द को-वारंटो सेक्शन ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ससुरा एसपी तो पढ़ल लिखल रहता है, तुरंत रिलीज किया, अरे 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 पूछा पगला कहीं करे तू सर जो हमरो नौकरिया ले जाएगा, तोरा ये अधिकारे नहीं है, आई पढ़ल लिखल आदमी को मत डिस्टर्ब किया करो। तू बतिया रहा था, सर देखने में नहीं लग रहा था कि पढ़ल लिखल है, तो क्या करेंगे आप। अब सोचिए कि एक आम आदमी को उतार लेता तो कहता है साहब 200 रुपया लीजिए छोड़ दीजिए, हमारे पास टिकट था, अरे यार हम लोग इतना निचड़ वाला काम करेंगे कि विदाउट टिकट जाएंगे। लेकिन एक बात आती है ना कि चला हम इतना पढ़े लिखे हैं और तू हमारा को धमकाएगा कांस्टेबल होकर, अरे बा कितना दरोगा पढ़ा दिए हम, तू कांस्टेबल होकर हमरे सिखाएगा, चल तोरा बताते हैं। तो आपको अधिकार ही नहीं है, आप वो काम मत कीजिए वरना सस्पेंड हो जाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा, कोनो झाड़ू मारने वाला चपरासी है, डॉक्टर कह देता इंजेक्शन लगा दे, तो इंजेक्शन लगाता है, ये बताइए वो इंजेक्शन लगाएगा। ये बात अलग है कि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है इंजेक्शन लगाने का, लगा देते हैं, लेकिन आपके जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अनुच्छेद 21 पढ़िए, आपके प्राण से कोई नहीं खेल सकता है,
आपका प्राण से खेल रहा है, झाड़ू लगाने वाला इंजेक्शन लगा रहा है वहाँ पर, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तुरंत आप क्या कीजिए, एक सबूत होना चाहिए। आप फोटो खींच लीजिए या सीसीटीवी कैमरा है, बिना सबूत के तो भाई कानून खुद अंधा होता है। पहली बात, वहाँ मुंह से बोलने वाला कुछ नहीं, सबूत चाहिए आपके पास। अगर सबूत हो गया कि नहीं ये चपरासी है, ये इंजेक्शन लगाया है, बस आप पहुँच जाइए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत। आप सुप्रीम कोर्ट के वहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण करेगा, हाँ, कि वहाँ पे आपको परमादेश देगा? नहीं, वहाँ आपको अधिकार परीक्षा करेगा कि ये जो चपरासी था, इसका काम था झाड़ू लगाना, ये सब करना, ये कैसे लगा दिया यहाँ पर। तो अब जब आपको वहाँ का डॉक्टर जो सुप्रिटेंडेंट होगा वो बताएगा कि क्या प्रॉब्लम था। देखिए, प्रॉब्लम भी सुनना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि सर मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम था कि हम किसी के ब्रेन का ऑपरेशन कर रहे थे, छोड़ते तो ये मर जाता, और उधर उसको इंजेक्शन लगाना जरूरी था, छोड़ते तो वो मर जाता। इसलिए किसी के प्राण की रक्षा भी जरूरी है, तो उसका अगर हम रिस्क नहीं लेते तो क्या होता है। इसलिए हमने इनको कहा कि तुम इंजेक्शन ले लो, क्योंकि खूब से खूब होता तो सर रिएक्शन कर देता, मरता तो नहीं ना, लेकिन जरूरी था लगवा देना। तो कोर्ट कहेगा अच्छा हाँ चलो, लेकिन हाँ आइंदा ध्यान रखना स्टाफ बढ़ा लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी कभी मजबूरी में भी हो जाते हैं, समझ में आया? आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो को वारंटो का मतलब होता है आप किस अधिकार पर कर रहे हैं। आपका ट्रैफिक पुलिस जो होगी, देखिए ट्रैफिक में नियम है कि जिस दरोगा के कंधे पर स्टार नहीं है, सिंगल स्टार रहेगा तो ASI कहेगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2 गो स्टार रहेगा तो सब इंस्पेक्टर, 3 गो स्टार रहेगा तो इंस्पेक्टर। अगर वो स्टार जो रहेगा आपका सिल्वर कलर का हो गया तो CO हो गया। अगर वही स्टार सिल्वर कलर का नहीं है, गोल्ड कलर का है, और यहाँ पे एक तो लाल रंग की पट्टी नहीं है, दरोगा के देखिए नहीं है, लाल ब्लू पट्टी रहती, पट्टी नहीं है तो SP हो जाता है। तो कहा जाता है कि आपका जो चालान काटने का अधिकार है वो कम से कम आपका SI रैंक का अधिकारी होना चाहिए, ASI, कम से कम 1 स्टार रहना चाहिए, वही आपका चालान काट सकता है। कांस्टेबल चालान नहीं काट सकता है, फाइन नहीं लगा सकता है, भले रोक सकता है। तो जाइएगा ना, दरोगा तो शांति से बैठा रहता है, साइजन छूट पर क्या होता है, लठिया ले रहता है, वो भांजता है, रोक रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक, चल 5000 फाइन हो गया। यहाँ पे जरा 5000 फाइन हो गया, तू काटना 5000 फाइन, तेरा बताते तो नौकरियां ना खा जाएंगे तब कहना 5000 फाइन है कि कितना, ये अलग मैटर है। पहले ये बता तुमको अधिकार किसने दे दिया? तुम्हारा काम यही है कि गाड़ी साइड में लगवाओ और हमको अपने सीनियर के पास ले जाओ। सीनियर हुआ उसका एगो पलानी में बैठल रहता है, कहीं छाता होता लेके, उसके पास जाएंगे तो गुटखा खिले रहेगा पूरा, हेलमेट नहीं ठोका आपको पास। इसे पुलिस वाला सुनना है, मोरल गिरा देता है सब। देखिए पूरे हिंदुस्तान में पुलिस में ऐसा नहीं है कि सब करप्ट है, कुछ इतने ईमानदार है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि पुलिस में कैसे चलाए, लेकिन कुछ इतना गलत काम कर देते हैं सब ना। लेकिन उन सब की भी मजबूरी है, सोचा दिन रात उन सब के पास गुंडे बदमाश आते हैं, कभी चोरी किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, पत्नी को मार दिया, छत से कूद गया, दिन रात चोरे उचक्के के साथ रहते हैं। तो उन सब का भी मेंटेलिटी है ना एकदम सनक जाता है सब। तो ये आप समझ में आ गया अधिकार परीक्षा को वारंटो। ये तीसरा आपका क्या हो गया, रीट हो गया। अगला रीट समझते हैं। तीसरा में कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या था भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए इसमें सीक्वेंस से मतलब नहीं है पहला दूसरा से, बस पता होना चाहिए पांचों। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, ये कब दिया जाता है, बंदी को 24 घंटा के अंदर अंदर दे दीजिए हमको। परमादेश, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो परमादेश। अधिकार परीक्षा को वारंटो, आपने औकात से ज्यादा मत कीजिएगा, वहां पर क्या लगा देगा, को वारंटो लगा देगा, आप नहीं आ सकते। जो 3 अभी तक पढ़ाए ना, वो किसी न किसी सरकारी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है। अब जो 2 ठो पढ़ाने जा रहे हैं, ये किसी सरकारी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाया जाता है, ये लगाया जाता है ऊपर वाला कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट पे लगाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लगाएगी, और हाई कोर्ट किस पे लगाएगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कोनो कोर्टे नहीं है। तो ये चौथा और पांचवा जो है, ये व्यक्ति पे नहीं लगाया जाता है, ये खुद कोर्ट के ऊपर लगाया जाता है। ऊपर वाली कोर्ट यानी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के वर्क पे लगाती है। ये क्या होता है, देखिए प्रोहिबिशन, ये तो आप समझ गए होंगे, सिंपल इंग्लिश है। प्रोहिबिशन मतलब होता है रोक देना। प्रोहिबिशन को क्या कहता है, किसी चीज को रोक देने को क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। इसी को कहते हैं टू स्टॉप या फॉरबिड या रोक देना, प्रोहिबिशन। इसको हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाता है स्टे ले लेना। स्टे मतलब रोक लेना। ये कब किया जाता है, जब लोअर कोर्ट के काम को रोकना होता है। जैसे मान लीजिए कि हम पकड़ाए, हमको कोई पुलिस वाला हमको पकड़ लिया यहाँ पे कि खान साहब को पकड़ लो यहाँ पे, और जेल में डाल दिया हमको, और लोअर कोर्ट हमको सजा दे दिया, हाँ खान साहब ठीक आदमी ना है, फांसी दे दो इनको, एकदम फांसी दे दो। इनका एप्लीकेशन पे बड़ी कमेंट आ रहा है कि कई लड़कों का पेमेंट फंस गया है, फांसी दे दो इनको। ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहाँ हमारा फांसी दे देगा,
और अगर फांसियाँ नहीं रोकेंगे ना, अगर हमको कोई फांसी नहीं रोका, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो पुलिस की मजबूरी है कि भैया फांसी दो क्योंकि कोर्ट का आदेश है। अरे भाई, हम अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन साबित करने से पहले इसके आदेशवा को तो रोक भाई साहब। पता चला तू उधर कोर्ट में मुकदमा चलेगा, हाई कोर्ट का दिया, इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नवंबर में खान सर को फांसी दो, टांग देगा हमारा, तो मरिए जाएंगे हम। तो इसके लिए ना, रोकने के लिए, उसके आदेश को रोकने के लिए क्या लाया जाता है, उसके काम को रोकने के लिए क्या लाया जाता है, स्टे लाया जाता है। तो प्रोहिबिशन, तो ऊपर वाली कोर्ट निचली कोर्ट को कह देती है, हाई कोर्ट कह देगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह देगी अच्छा तू अपना रोक दो, इस चीज को अभी रोक दो। इसका जनरली प्रयोग कब किया जाता है, तो ध्यान से समझिए, जब निचली अदालत की अपने अधिकार का अवहेलना कर रही होती है, या फिर जो उसको अधिकार नहीं है वो काम कर रही है। अभी काम क्या है, कंटिन्यूअस चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, और कंटिन्यूअस चल रहा है, और किसी ने जाके ऊपर वाली कोर्ट में, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कह दिया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि देखिए वो वाले कोर्ट में ये काम जो है वो इलीगल हो रहा है। अब इलीगल कैसे, तो ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि लखनऊ में कोई मर्डर हुआ, तो लखनऊ में जब मर्डर हुआ तो इसकी सुनवाई कहाँ चलनी चाहिए, लखनऊ के कोर्ट में चलनी चाहिए, लेकिन उसकी सुनवाई चल रही है ससुरा कानपुर के कोर्ट में। अभी बताइए, बात तो गलत नहीं है, लेकिन कानपुर के कोर्ट को क्या ये अधिकार है कि आप लखनऊ के मर्डर को देखिए? तब तो पता चला कोनों का कोर्ट कहीं का कहीं देखने लगेगा। अब वहाँ चलने लगा, कुछ एरिया जो होते हैं ना, एक्चुअली समझे में नहीं आता है कि ये किस जिला में है। अभी कभी कभी देखें ना, कोई ऐसा गांव रहता है कि आधा गांव इस जिला में, आधा गांव उस जिला में। अब जिला में कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह बॉर्डर थोड़े रहता है कि भाई साहब, उसमें क्या पता चलता है। यहाँ यूपी बिहार के तो बॉर्डर में अंतर समझ में नहीं आता, कौन यूपी है कौन बिहार है यहाँ पर, तो वैसे समझ में नहीं आएगा। तो कोर्ट भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है, दूसरे जिले का कोर्ट केस अपने में ले लेती है। तो इस चीज़ को तो ये तो इलीगल हो जाएगा कि भाई आपको अधिकार नहीं है, तो इसके लिए अधिकार परीक्षा नहीं आएगा, कोवेरेंटो नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट है ना, कोर्ट के लिए अलग से आता है। तो इसे कहते हैं प्रोहिबिशन आता है आदेश। प्रोहिबिशन को क्या कहा जाता है, प्रतिषेध, कि आप अपने काम को क्या कर दीजिए, रोक दीजिए। प्रोहिबिशन मतलब रोक देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोर्ट जब रोक देती है काम को तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोहिबिशन हो गया। किसी निचली न्यायालय जब अपने अधिकार का उल्लंघन कर रही होती है तो उसके ऊपरी न्यायालय को जब आप सूचित करते हैं तो वो उसके कार्य को रोक देती है। इस रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। मान के चलिए यूपी में मर्डर हुआ है और राजस्थान के हाई कोर्ट में चल रहा है, तो फिर यहाँ हाई कोर्ट गलती कर रहा है, तो यहाँ क्या चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट लाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कुछ गलती करे तो चुपचाप सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप नहीं जा सकते। तो ये चौथा हो गया भैया। पांचवा क्या होगा भाई, तो पांचवा में कहा गया है उत्प्रेषण या सर्ज्यूरी। उत्प्रेषण को इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया, सर्ज्यूरी कहेंगे। ये कहता है जो इससे पहले वाला था ना, प्रतिषेध। अगर आप कल्पना कीजिए कि कोई हाई कोर्ट, कोई कोर्ट है जो अपने अधिकार का गलती से उल्लंघन कर रही है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो हाई कोर्ट पे ध्यान नहीं दिया, इस वजह से उसके काम को रोकने के लिए कोई भी आप प्रतिषेध या प्रोहिबिशन नहीं लाए और उसने फैसला सुना दिया, क्या उसका फैसला लीगल होगा? नहीं लीगल होगा, क्योंकि साफ कानून अंधा है। वो कहता है कि आप क्या फैसला सुनाए, भाड़ में गया, आपका अधिकार था फैसला सुनाने का, नहीं ना था, आपका फैसला गया। तो समझिए, जब कोई निचली न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट के नज़र में हाई कोर्ट निचली न्यायालय है और हाई कोर्ट के नज़र में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निचली न्यायालय है। तो जब कोई निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन कर रही है तब तो प्रोहिबिशन या प्रतिषेध लगेगा, लेकिन उल्लंघन करके फैसला सुना दी तब उस पर प्रतिषेध नहीं लगेगा, उस पर लगेगा आपका उत्प्रेषण यानी सर्जरी। मतलब हम आपके जो आदेश दिए उसका सर्जरी करके काट कूट देते हैं, मतलब आपको हटा देते हैं, वो आदेश फॉलो नहीं होगा। आप वो फाइल जो मेन न्यायालय है अपने से ऊपरी न्यायालय को ट्रांसफर कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो हाई कोर्ट में करिए, हाई कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दीजिए। समझा गया? जिसे हम क्या कहते हैं, सर्जरी कहते हैं। तो यहाँ से मामला यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो ये कब लाया जाता है भाई साहब, इसका पूरा नाम होता है पूर्णतः सूचित करना, टू सर्टिफाइड। मतलब आप हमें दीजिए, हम सर्टिफाइड करेंगे कि क्या मैटर है ये। तो इसमें क्या बोला भाई साहब, कहता है कि हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट को क्या कहता है, लोअर कोर्ट के फैसले के बाद आता है। ये कौन देता है, तो हायर कोर्ट देता है। किसे देगा, लोअर कोर्ट को। ये क्या ट्रायल के दौरान, मुकदमे के दौरान आता है? नहीं, मुकदमा रोकने के लिए प्रोहिबिशन आता है। जब ये फैसला के बाद आता है, मान लीजिए कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो फैसले के बाद आएगा। ये कब आता है, तो इसके 2-3 शर्त हैं। अगर वो कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार यानी लीगल ऑथराइजेशन के बाहर काम किया है तो, या कोई उल्टा सीधा फैसला दे दिया, अनुचित फैसला दे दिया है तब। जैसे
आप कोई भी फैसले को आप अपील करते हैं तो इसी आधार पर कर सकते हैं कि भैया हमारा अधिकार छीना गया, उल्टा फैसला सुना दिया या अप्राकृतिक फैसला सुना दिया, यानी ऐसा फैसला सुनाया जो ऊपरी अदालत को लगता है कि नहीं इस तरह से नहीं होना चाहिए, तब आपको ले आ सकता है सर्ज्यूरी। तो टोटल कितने प्रकार के आपके रीट हो गए? 5 प्रकार के रीट हो गए। आपको तो शुरू में ही बताएं कि टोटल रीट की संख्या कितनी होती है भाई साहब? 5 होती है। अब इन 5 का एक ट्रिक समझ जाते हैं कि कौन कौन से वो 5 होते हैं। तो ध्यान से समझिए, ट्रिक है कि बंदी पति परमेश्वर, महिलाएं जो होती हैं ना पति को परमेश्वर कहती हैं, पति को परमेश्वर कहती हैं। मानती हैं कि नहीं मानती हैं ये नहीं पता हमको, ये तो कोई महिला ही बताएगी कि भाई परमेश्वर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, हम ये सुने हैं कि वो परमेश्वर कहती हैं। महिला सब घुसियाएगी सब सुन। देखिए ध्यान से, तो कहा गया है बंदी पति परमेश्वर, यानी पति अगर बंदी भी है ना तो क्या है? परमेश्वर है। 1 मिनट ध्यान से रुकिएगा। तो इसका ट्रिक क्या है कि भाई बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, तो पति का अधिकार है, मतलब आपको समझाया जा सकता है। तो क्या कहा गया है कि भैया बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, ये हो गया आपका ट्रिक। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, ट्रिक याद हो गया आपको। अब इस ट्रिक के हिसाब से आप इसको बनाइए। बंदी से क्या होगा? पति से क्या होगा? परमेश्वर से क्या होगा? समझ गए? क्या चीज होगा भाई? बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में कोवेरेंटो करें, हॉबियस कर्पस। पति से प्रतिषेध, रोकना, प्रोहिबिशन। परमादेश से मेंडेमस, उसका से उत्प्रेषण यानी सर्ज्यूरी, ये दोनों कोर्ट पर आता है, बाकी सब व्यक्ति पर आते हैं। अधिकार से क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा यानी कोवेरेंटो हो जाएगा, ये सर्ज्यूरी इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? मेंडेमस, इसका हो जाएगा प्रोहिबिशन, इसका हो जाएगा आपका हॉबियस कर्पस। समझ में आ गया? बताइए तो वो कौन से ऐसे मतलब रीट है जो केवल न्यायालय पर लागू होते हैं? तो एक होता है आपका प्रतिषेध रोकने के लिए, और एक होता है उत्प्रेषण फैसले को रद्द करने के लिए, बाकी सब तो व्यक्ति के लिए लाते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा है? तो भैया बंदी प्रत्यक्षीकरण है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। अब यहाँ ध्यान से एक चीज समझिएगा आप, संविधान जब इस बात की चर्चा कर रहा था ना तो एक बहुत बड़ी समस्या आई थी। समस्या ये कि भारत का क्षेत्रफल को ध्यान में रखकर, अगर आप भारत के क्षेत्रफल को देखेंगे ना, बहुत बड़ा देश है भारत। अब वहां कहा गया कि भाई साहब एक बात बताइए, आप संविधान की आत्मा दिए हैं लेकिन आत्मा को इतना दूर रख दिए हैं कि सबके बस का पहुंच के बातें नहीं है। तो कैसे पहुंच के बात नहीं है? तो देखिए यहाँ नक्शा में देखिए, आप यहाँ दिल्ली देखेंगे तो ये है दिल्ली, यहाँ है दिल्ली। दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि अनुच्छेद 32 कहता है कि आप मूल अधिकार के मामले में सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। अब एक बात बताइए, केरला के किसी आदि व्यक्ति को उसके मूल अधिकार को छीन लिया गया है। जैसे आपको चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। अब केरला में कोई मान लीजिए छोटे जाति का आदमी है, एक बार वहाँ पर विद्रोह हो गया था, इसीलिए कि वहाँ के छोटे जाति के लोग थे ना, इजवा जनजाति के लोग, उन लोगों को क्या किया गया था? मंदिर के सामने वाले रास्ते से जाने नहीं दिया जा रहा था, कहा था तुम छोटे जाति के। तो सपोज कीजिए कि आज के वक्त भी उस बेचारे गरीब को कहा जाता है कि ये मंदिर के रास्ते से नहीं जाओ, और वो बेचारा बहुत गरीब है, तो कहाँ से बेचारा पैसा लाएगा सुप्रीम कोर्ट में? आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में डिसीजन आ जाएगा? ला पाएगा इतना दूर तक? नहीं ला पाएगा, बहुत समस्या हो जाएगा। तो ये आत्मा किस काम का उतना दूर रहेगा? तब संविधान निर्माताओं में बहस हुई, BN राव, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने डिस्कस किया, फिर अन्य संविधान से देखा गया। तो इसके लिए आर्टिकल जोड़ा गया 226। आर्टिकल 226 कहता है कि आपको अगर कोई भी मूल अधिकार में हनन हुआ है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत। कितना बढ़िया है भाई, आपको जो करीब लगे वहाँ चले जाइए, फैसला सेम आएगा। 5 टाइप का रीट आएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, सबका दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। हाई कोर्ट के भी ऑर्डर को आप टाल नहीं सकते हैं, सोच रहा टपका देगा, फांसी पे लटका देगा। सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं ले सकते। कितना बेहतरीन काम किया। अब जरा हम आपसे पूछते हैं, एक बात बताइए, आप कहाँ जाना चाहिएगा? आप मतलब जब देखिए, जब सेम चीज मिल रहा है तो कहाँ जाइएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिएगा या हाई कोर्ट में? एकदम सेम चीज है दोनों में, तो कोई तो अंतर ही नहीं है, दोनों का फैसला 5 आएगा। तो आप कहेंगे नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो पास है, जेन्युइन पास है। अब जैसे मान लीजिए हम पटना में पढ़ाते हैं और हमारे मूल अधिकार का हनन हो गया, तो हम ही भाई साहब ही पटना से क्या करने के लिए जाएंगे? हम दिल्ली 5 को काम आकाज हो जाएगा। उससे अच्छा पटने में नहीं चल जाएगा आदमी, हाई कोर्ट पटने में है, तो ये हो सकता है। लेकिन कभी कभी आपका मन है, आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में जाइए, नहीं मन है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे ये दिल्ली है,
दिल्ली जहाँ है, दिल्ली के जस्ट पास में एक और जगह है जिसका नाम है गाजियाबाद, वो यूपी में पड़ता है। अब एक बात बताइए, यूपी के गाजियाबाद वाला व्यक्ति अगर अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेगा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट करीब है। और हाई कोर्ट इतना दूर है, 226 का प्रयोग करेगा तो हाई कोर्ट आएगा। तो आप बताइए, उसके लिए तो हाई कोर्ट ही ज़्यादा दूर है, इसलिए वो 226 का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो दिल्ली के करीब है, इसलिए वो सीधे 32 का प्रयोग करके कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो आप बताइए कि भैया रीट निकाला क्यों जाता है? आपके मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए। और मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए निकाला जाने वाला रीट जो होता है, ये दो लोग निकाल सकते हैं भैया, सुप्रीम कोर्ट भी निकाल सकता है, हाई कोर्ट भी निकाल सकता है। इसलिए आपसे पूछेगा कि मूल अधिकार का रक्षक कौन है, तो इना की लब दे मार दे सुप्रीम कोर्ट। भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है, उसमें टटोर के देखिएगा ऑप्शन डी पे रहता है A+B दोनों, यानी सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार की रक्षा कैसे करता है? तो रीट निकाल के करता है। आज जब ससुरा तू रीट निकाला तो तुम रक्षक हो गया, तो हाई कोर्ट भी रीट निकालेगा तो भक्षक थोड़े कहलाएगा, वो भी तो रक्षक ही कहलाएगा। अब एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया, लड़का फंस गया। लड़का क्या फंस गया कि यूपीएससी ने पूछा था कि वह कौन सा ऐसा मामला है जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ा है। लड़का सनक गया, सब कहेगी कैसे हो जाएगा, ये अजीब बात हो गया। अब आपसी से कोई कहे कि वो कौन सा ऐसा मामला है जिसमें बेटा बाप से बड़ा हो जाता है, ये अजीब टाइप का हो गया। लेकिन भाई ये तो कानूनी चीज़ है ना, इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है पावर में। तब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, रीट निकालने की जो क्षमता होती है उसमें हाई कोर्ट को पावर ज़्यादा है। कैसे हाई कोर्ट को पावर ज़्यादा है? तो समझिए कैसे ज़्यादा है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल और केवल मूल अधिकार के मामले में, यानी मूल अधिकार आपके पूरे संविधान में कितना है? ये है जी 12 से 35 न है, बाकी कोनो मूल अधिकार थोड़े है, नहीं ना है जी मूल अधिकार। आप मान के चलिए कि आपका संपत्ति कोई छीन लिया, आप मान लीजिए कि सरकार संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार तो है नहीं। अब मैं मान लीजिए हमारा घर है और उस पर घर तोड़ के वहाँ पे बनाया जा रहा है, कह रहा है कि भाई यहाँ पे मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर बनेगा, वहाँ पे DRDO के वैज्ञानिक पहुँच गए। सर खान साहब का घर तोड़ो जी, यहाँ DRDO का रिसर्च सेंटर बनेगा, यहाँ अग्नि मिसाइल का परीक्षण होगा यहाँ पे। ले, अब संपत्ति का अधिकार तो हमारा मूल अधिकार है नहीं, हम जाएंगे भागे भागे सुप्रीम कोर्ट, महाराज अनुच्छेद 32 बचा लीजिए, हमारा घर तोड़ के वहाँ मिसाइल सेंटर खोल रहा है सर। सुप्रीम कोर्ट भगा देगा, रे भाग बकलेलवा कहीं क्या, मास्टर हो के पते ना है कि मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार, कुछ नहीं कर सकते, जाओ मुकदमा करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। भेज देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि अभी संपत्ति का मामला है, जाइए वहाँ पे सरकार से मुआवजा ले लीजिएगा यहाँ पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भगा दिया, हाई कोर्ट नहीं भगाएगा। हाई कोर्ट कहता है कि आप अनुच्छेद 226 के तहत अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, कोई आपका मूल अधिकार छीन लिया, तब भी आइए। और कोई आपका कानूनी अधिकार छीन रहा है, कानूनी अधिकार, कानूनी, तो भी आइए। अब बताइए, संपत्ति का अधिकार तो मेरा मूल अधिकार है नहीं, वो क्या है? कानूनी अधिकार है। यानी ये मूल अधिकार का अन्य मामला है, ये मूल अधिकार तो है नहीं, मूल अधिकार से अन्य मामला। जब भी मामला मूल अधिकार से अन्य मामला, तो इसमें जो है हाई कोर्ट कहेगा कि आ जाओ। अब बताइए, मेरा घर टूट रहा है, हमको तो सबसे पहले रोकवाना है ससुरा की, रोकिए महाराज, पहले कमवा रोकिए, बाद में आप सुनिएगा। तो ढाई दे ससुरा पे स्टे ले आएंगे हम वहाँ पे हाई कोर्ट से, तो सुनते होंगे ना फला काम में स्टे लाया गया है, सीधे 26 के तहत जाएगा। तो जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हमें भगा दिया था ये कहकर कि ये तुम्हारा मूल अधिकार नहीं है, हम केवल मूल अधिकार में तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, सेम उसी काम को हाई कोर्ट रोक दिया। और हाई कोर्ट DRDO के वैज्ञानिक से कहेगा, ये इधर बगल तोरा खान साहब के घर में मिला है, अगल बगल कोनो गढ़ा गुड़ही देख के वहाँ बनवा लो, यही जगह है, वहाँ से ला सकते हैं। अब आप बताइए, हमें हाई कोर्ट जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट? हमारे हिसाब से तो भाई हाई कोर्ट में सही है, क्योंकि इसमें दो फायदा है। हाई कोर्ट करीब होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में उन्हीं के लिए सुप्रीम कोर्ट करीब है जो दिल्ली के आसपास है, बाकी सबके लिए तो उनका हाई कोर्ट करीब होगा। अब आप हिमाचल प्रदेश में होंगे तो यहाँ शिमला करीब होगा कि दिल्ली करीब होगा यहाँ पर। तो पहला तो एक तो हाई कोर्ट करीब है, और दूसरा ये है कि अगर बाई दी वे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और वहाँ ये हो गया कि नहीं भैया ये आपका मूल अधिकार नहीं है, तो खाली हाथ आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो है ना कि भैया मूल अधिकार में अटक गया तो ठीक है, नहीं तो उन्हीं से हम करा लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बहुत बढ़िया है। जैसे मान लीजिए कि हमारा मूल अधिकार के अन्य मामला बताते हैं, जैसे कॉपीराइट है। कॉपीराइट
आप देखे होंगे ना यूट्यूब पे हमारा वीडियो काट काट के बहुत सब कॉपी कर लेता है सब और डाल देता है सब, अपने अपने चैनल बना लेता है सब। हमारा वीडियो, मेरा दुइये गो चैनल है, एगो खान सर खान जी रिसर्च सेंटर, एक खान सर लाइव है, वो बैकअप के लिए कभी हैक हो जाता है तो उस पर चले जाते हैं। अब वो जो मेरा कॉपी कर लेता है वो मेरा मूल अधिकार थोड़ा है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में कहीं लिखा है कि आपका कोई यूट्यूब का वीडियो कॉपी कर लेगा तो सुप्रीम कोर्ट चलिएगा, सुप्रीम कोर्ट वह भगा देगा, कहा कि खान साहब आप अत्याचार कर रहे हैं। अनुच्छेद 32 का मैंने कौन चीज, हम आप ही के लिए नहीं ना बैठे हैं। लेकिन हाईकोर्ट में चल जाएंगे ना तो हाईकोर्ट कहेगा हो 226 के तहत है, आओ आओ आओ। देखो कॉपीराइट तुम्हारा मूल अधिकार नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा अधिकार है ना जी। राइट मतलब तो अधिकार ही होता है। कॉपी राइट ये तुम्हारा नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ कॉपी राइट। हम एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, हम मूल अधिकार के तहत नहीं सुनेंगे, हम अन्य अधिकार के तहत सुन लेंगे। बताओ तो कौन कॉपी किया है? अब कॉपी जो किए रहेंगे ना उसका कुछ शर्त है कि अगर आप मेरे चीज़ का कॉपी किए हैं और हमने क्लेम कर दिया तो जितना उससे रेवेन्यू आया है उससे 4 गुना हम वसूल सकते हैं। हम अपनी रॉयल्टी बताएंगे कि हमको कितना लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है भैया कॉपीराइट के मामले में। तो आप बताइए, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत दमदार पूछता है। इससे ऐसा होगा ही नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रीट से कितने प्रकार के रीट भैया? 5। कौन सा ऐसा अधिकार है जिसमें हाई कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली है? तो रीट निकालने के अधिकार में। सुप्रीम कोर्ट केवल रीट निकालती है मूल अधिकार के मामले में, अन्य मामले में नहीं निकालती है। जबकि हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत ही मूल अधिकार तथा उसके अलावा किसी मामले में रीट निकाल सकती है। इसलिए इस मामले में हाई कोर्ट सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रीट कितने प्रकार का? 5। काम रोकवाने के लिए प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, फैसला सुना दिया रद्द करने के लिए उत्प्रेषण यानी सर्ज्यूरी, किसी को दरोगा छोड़ नहीं रहा है, जेल में बैठ करके पीट रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या कहते हैं हॉबियस कर्पस, कोई अपने फर्जी नौकरी कर लिया है उसके वैधानिक जांच कराना है, या अपने औकात से ज़्यादा बढ़ के काम करने लग रहा है तो उससे कारण बताओ नोटिस, बोलते हैं ना कारण बताओ नोटिस, इंग्लिश में कहते हैं सो कॉज। सो मतलब होता है दिखाओ, कॉज मतलब कारण, सो कॉज। सुप्रीम कोर्ट कहेगा सो कॉज, कारण दिखाओ। आपको कोनो सिपाही हमरा से हमको चालान काट दिया, हम सीधे चल जाएंगे को वारंटो में, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम सीधे, तू हमरा कैसे काट दिया? तो सुप्रीम कोर्ट कांस्टेबलवा से पूछेगा रे पगला सो कॉज, कारण दिखाओ। तो कारण कहेगा ना कि दरोगा साहब शराब पी के उलट गए थे, कोई था ही नहीं चालान काटने वाला, तो हम ही काट दिए। तब जज साहब दरोगा पे भड़क जाएंगे, रे तो पी के उल्टल था रे। वो कारण बताना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जज ऐसे फैसला सुना देता है। नथिंग इज रॉन्ग, सिचुएशन बिकम्स रॉन्ग। कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आपको गलत डिसीजन लेना पड़ता है। जान लेना कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं, युद्ध में ससुरा कितना जान चले जाते हैं, तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो आप इस चीज़ को तो समझ गए आगे आप लोग को कि इसे क्यों संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान का बताइए तो, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, संविधान का हृदय अनुच्छेद 32, संविधान का ऋण अनुच्छेद 19। ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आत्मा वगैरह हो गया। संविधान की गारंटी कौन लेता है, मतलब मूल अधिकार की गारंटी ये लेता है आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लास्ट डिसीजन किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट। भाई देखिए सुप्रीम हाई है तो कभी भी हाई कोर्ट से बड़ा ही रहेगा, लेकिन मूल अधिकार के मामले में रीट निकालने के मामले में वो थोड़ा सा नीचे है। तो अनुच्छेद 32 बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको रिवाइज कीजिएगा। और कल के क्लास में हम आपको मूल अधिकार को ख़त्म कर देंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप उससे क्वेश्चन को बनाएंगे और उसके बाद ये मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। कुछ लोग का है कि सर प्रॉब्लम है कि सर इसका अनुच्छेद 1 नहीं मिला हमको, अनुच्छेद 2 नहीं मिला, मतलब कुछ लोग का छूट गया पहले का क्लास, तो उन लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे, कल आपको बता देंगे कहाँ से उस क्लास को ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है टेक्निकल इशू को लेकर, तो वो भी अब शायद कल तक में टेक्निकल इशू भी खत्म हो जाए। कल हम लोग किसको खत्म कर देंगे? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार को समाप्त कर देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलेंगे।